तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज मेरे को लेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। एलसी ऑसिलेशन जेई पूछता है, एडवांस कम मेंस कम पूछता है, एडवांस ज्यादा पूछता है, पैराग्राफ भी पूछ चुका है ना। इंडक्टर एकदम से अपने से करंट चेंज नहीं करने देगा। आई जीरो थी तो अभी भी जीरो रहेगी। आप इसमें कुछ भी खेलिए, सारे गेम चलते हैं। जेई ने जितना पूछा है हम उससे बहुत एक्सीड कर रहे हैं, और जेई ने पूछा बहुत छोटी सी चीज पूछी। अब हमें क्वेश्चन में समझ ही नहीं आएगा हुआ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ जेई। हेलो बवाल बच्चा बाड़ी, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है जेई की तैयारी? अब तो जंग एकदम बॉर्डर पे आ गई है भैया। ठीक है, एडवांस आ गया एकदम। ठीक है, वो वाली जंग चलती रहेगी। आप ये वाली जंग लड़िए क्योंकि आप सक्सेसफुल बनिए और देश का नाम ऊपर कीजिए भैया। सीधी सी बात है, आप लोग इस देश के ब्रेन है सबसे। अगर मैं साइंस मैथ्स की बात करूं तो क्वालिटी ब्रेन है। आप जाइए, फिर इस देश को रिसर्च में हेल्प कीजिए। बड़ा प्राउड फील होता है कि जब हमारे बच्चे इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं और मचाते हैं भाई साहब। ठीक है, तो देश को आगे बढ़ाइए। मतलब आप बेस्ट ब्रेन है क्योंकि ऑब्वियसली बात, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। तो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सोचिए 40 से 50 लाख बच्चे, जितने भी शायद 12th इतने देते होंगे। सीबीएसई में शायद मेरे हिसाब से 18-20 लाख होते हैं, ऐसा कुछ है शायद। ठीक है, मुझे फिगर नहीं पता। सारे स्टेट बोर्ड वगैरह मिला के 40-50 लाख शायद होते हो, मैं एग्जैक्ट डेटा पे नहीं जा रहा, मुझे नहीं पता। तो उसमें से आप उस डोमेन में हो, यू आर द बेस्ट ब्रेन इन साइंस मैथ्स इन इंडिया। तो ऑब्वियसली बात है, आप लोगों की रिसर्च की तो जरूरत है। देश को आगे तो आप ही ले जाओगे, और ये टेक्नोलॉजी ही रहा है भाई। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इवॉल्व करेगा कोई कंट्री, उतना ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, तो आपकी जंग जो है वो ये है देश को आगे बढ़ाने की। तो भैया आप अच्छे अच्छे कॉलेज जाइए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और शानदार मचाइए। चलिए अपन खैर स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, इसी बड़ा तेज है। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज मेरे को लेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। लास्ट लेक्चर में मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया था। मैग्नेटिक फील्ड के मेरे हिसाब से चीजें समझ में आई थी, जो जो मुझे लगा कि ये बातें मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है, ये जब रिकॉर्डिंग हो रही है तब तक वो वीडियो शायद आया नहीं होगा, है ना। हाँ, तो वो वीडियो जब आएगा तो मैं उसके कमेंट देखूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे सर जेई मेंस के क्वेश्चंस ले लिए। अच्छा है तो लिए थे यार। मेरा सिंपल सा है, देखो मेरे को जबरदस्ती पीवाईक्यू कराने का मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि यार ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा सा है। ये दोनों जेई मेंस के क्वेश्चन जो है जे एडवांस ने टच भी नहीं किए, तो टच कर सकते हैं। जब जेई मेंस टच कर सकता है तो जे एडवांस बिल्कुल टच कर सकता है उन्हें, है ना। ब्लैंक पीपीटी पहली ब्लैंक की होती है। आइए, पहला क्वेश्चन है एलसी ऑसिलेशन का। ईएमआई एसी पढ़ने वाले हैं तो पहला क्वेश्चन है अपना एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन में एक थोड़ा सा जो बात है, चलिए उस ब्लैंक पीपीटी का फायदा उठाते हैं। ठीक है, एलसी ऑसिलेशन जो होता है, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर है ना। और आपको पता है कि चार्ज इनके बीच, चार्ज और करंट इसमें ऑसिलेट करता है ना, ऐसे। ठीक है, और चार्ज का जो फंक्शन आता है वो Q इजिकल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ओमेगा जो आती है इसकी, ओमेगा वो आती है आपकी √1/√LC, है ना, ये होता है। और फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, वगैरह वगैरह। चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू होती है Q नॉट, करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है Q नॉट ओमेगा, और di/dt की मैक्सिमम वैल्यू होती है Q नॉट ओमेगा स्क्वायर। और करंट और Q में एक रिश्ता होता है। ये सारे जब आप फॉर्मूले देख रहे होते हो, ये सब आप एलसी ऑसिलेशन में पढ़ चुके हो। ये जब सारे फॉर्मूले देखते हो तो ऑब्वियसली बात है, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, ये सब कुछ तो एसटीएम में भी देख चुके हो। तो इसीलिए आप इसे स्प्रिंग मास से कंपेयर करते हो। मैं अपने बात को धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम बेसिक से, जीरो से ही बताऊंगा। ठीक है, आप इसे स्प्रिंग मास से कंपेयर करते हो। तो स्प्रिंग किसे मानते हैं और ब्लॉक किसे मानते हैं? तो याद रखिएगा, स्प्रिंग हम जो मानते हैं वो कैपेसिटर को मानते हैं। कैपेसिटर मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, उसकी जगह 1/c आता है। और ब्लॉक की जगह, मतलब आप कह लीजिए ब्लॉक कह लूँ या मास कह लूँ, मास की जगह हम मानते हैं इंडक्टर को। अब बच्चों को लगता है सर ऐसे कैसे, ये क्या कंपैरिजन हुआ? ठीक है, वैसे तो बड़े फुर्सत से हमें बताते हैं आराम से। अब ये देखिए, यहाँ 3 क्वांटिटीज है। ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम की भी फोटो बना देता हूँ।
स्प्रिंग मास सिस्टम की भी फोटो बना देता हूं, ये मास और ये के। यहां 3 क्वांटिटीज हैं, ठीक है। चार्ज है, उसका डेरिवेटिव है और उसका डबल डेरिवेटिव। क्यों? चार्ज पे ये डिपेंड है, करंट सर्किट में फ्लो हो रही है, और ये बंदा, इस बंदे का वोल्टेज डी पे डिपेंड है। अच्छा, ये तो पता ही है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q/C होता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज LdI/dt होता है, और करंट वेरी है। तो 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर मैं KVL भी लगाता हूं तो KVL क्लियर है ना। तो 3 वेरिएबल है, Q, ये और ये। अब अच्छा, KVL में खैर R नहीं है तो I नहीं आएगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है 3 वेरिएबल हुए। यहाँ 3 वेरिएबल्स, यहाँ भी तो 3 वेरिएबल होते हैं। यहाँ 3 वेरिएबल कौन होते हैं मुझे बताएंगे? आपकी पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। x का डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव a। तो वही बात यहां होनी है। तो x के रिलेवेंट यहां कौन आ रहा है? ये स्प्रिंग मास सिस्टम बना नहीं, हम कह रहे हैं मैथमेटिकल सिमिलरिटीज है, तो उसका फायदा क्यों नहीं उठाया जाए? यहां हम रिसर्च करके बैठे हैं तो यहां भी कर सकते हैं। एलसी ऑसिलेशन जेई पूछता है, एडवांस कम मेंस कम पूछता है, एडवांस ज्यादा पूछता है, पैराग्राफ भी पूछ चुका है, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक अनटच्ड चीज लेके आया हूं, अभी आपको पता चलेगा धीरे धीरे। अब बोलेंगे सर ये सब आता है, बिल्कुल, वहां तक पहुंचू तो सही। x की जगह q, ठीक है, तो v की जगह कौन आएगा? I, इसका डेरिवेटिव, और एक्सेलरेशन की जगह di/dt। अब q, स्प्रिंग में एनर्जी क्या होती है मुझे बताएंगे? स्प्रिंग में एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो x किस में, x के रिलेवेंट q आना चाहिए, तो q इसमें आ रहा है, तो इसके इक्विवेलेंट होगा q²/2c। तो x और q एक जैसे हैं, 2 और 2 तो है ही है, तो k की वैल्यू 1/c आई। इसकी एनर्जी हाफ Li स्क्वायर, हाफ Li स्क्वायर, तो यहां आएगा आपका सॉरी हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, यहां आएगा आपका हाफ Li स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं v और I मैथमेटिकली सेम है, हाफ सेम है, तो m और l बराबर हुए। ये तरीका होता है, इसीलिए इसका ओमेगा, ओमेगा आपको पता है इसका होता है √k/m, √k/m। आप k की जगह क्या लिखेंगे? 1/c, और l की जगह क्या लिखेंगे? l की जगह सॉरी m की जगह l लिखेंगे, दैट्स ऑल। बोलेंगे सर ये भी हमने पढ़ रखा है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं धीरे धीरे अपने पॉइंट पे आ रहा हूँ, धीरे धीरे पॉइंट पे आऊंगा आराम से, ठीक है, ताकि कोई बच्चा एकदम जीरो से देख रहा हो तो भी समझ में तो आए, ठीक है। ये रहा, ये हो गया क्लियर। इसके अलावा और भी मैं इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूं। देखो, इंडक्टर चेंज का अपोज करता है, मास भी तो वेलोसिटी में चेंज का अपोज करता है, इंडक्टर करंट में चेंज का अपोज करता है, करंट का अपोज कभी नहीं करता। वेलोसिटी जो मास होता है, इनर्शिया, उस इनर्शिया फर्स्ट लॉ डेफिनेशन भी तो यही है, वो अपने वेलोसिटी में चेंज का अपोज करता है, उसके लिए फोर्स चाहिए। और स्प्रिंग एनर्जी स्टोर करके रखती है, वही कैपेसिटर स्टोर करके रख रहा है, वही गेम यहाँ है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ भी ठीक है, तो आप इसके क्वेश्चन को यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है इस फॉर्म में, सोचिए खत्म। अब क्या होता है, अब मैं आ रहा हूं असली पॉइंट पे, अब मैं आ रहा हूं असली पॉइंट पे। मान लीजिए ये सवाल होता, अब मैं असली पॉइंट पर आ रहा हूं। ये V वोल्ट की बैटरी है, ये L है, ये C है। जेई में आ चुका है बहुत पहले, मैथ्स द कॉलम में, ठीक है। और जेई ने इस पे स्टडी स्टेट करंट पूछ ली थी, स्टडी स्टेट करंट। जेई का जो सॉल्यूशन था, जेई का जो सॉल्यूशन था वो ये था कि स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर ब्रोकन वायर और इंडक्टर कंडक्टिंग वायर, मतलब उन्होंने सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया। तो स्टडी स्टेट पे उन्होंने कहा, स्टडी स्टेट पे करंट जीरो, करंट जीरो, ठीक है। अब ये उन्होंने मैथ्स द कॉलम में इंडक्टर और कैपेसिटर को सीरीज में लगा के एक बैटरी लगाई, तो उन्होंने कहा कैपेसिटर जो है वो ब्रोकन वायर बन जाएगा, स्टडी स्टेट में फुल्ली चार्ज हो जाता है, और इंडक्टर जो है वो कंडक्टिंग वायर बन जाता है स्टडी स्टेट में। तो इसका आंसर इस तरह से दे दिया जाता है। पहली बात तो यहाँ स्टडी स्टेट का तात्पर्य क्या था, मुझे वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, क्योंकि ठीक है स्टडी स्टेट जैसे सर्किट में स्टडी स्टेट सारी उथल पुथल जब खत्म हो जाए, यहाँ उथल पुथल कभी खत्म ही नहीं होगी। पता है ये कौन है मुझे बताएंगे? स्प्रिंग। ये कौन है? मास। ये है ग्रेविटी। इसका नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये फोर्स के इक्विवेलेंट है। एक्चुअली मैकेनिक्स में जब कंपैरिजन चल रहा था तो कैपेसिटर जो है वो स्प्रिंग के इक्विवेलेंट है, इंडक्टर जो है वो मास के इक्विवेलेंट है, ये बैटरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फोर्स के इक्विवेलेंट है, याद रखिएगा। यहाँ जो V वोल्ट है ना, ये वोल्टेज V, ये वोल्टेज V, ये फोर्स के इक्विवेलेंट है, फोर्स F के इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब मैथमेटिकली सिमिलरिटीज आएगी। तो ये बेसिकली ये वाला केस है, हमने एक ब्लॉक को यहां से छोड़ा, ठीक है। जब स्प्रिंग, अब अच्छा कैपेसिटर में एनर्जी नहीं थी, तो इसका मतलब स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पर है। तो मुझे बताइए ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये ब्लॉक नीचे जाएगा, और आपको पता है आप डब्ल्यू पे पढ़ चुके हो, मैक्सिमम एलोंगेशन। अच्छा ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी,
यहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और इक्विलिब्रियम कंडीशन यहां से आएगी जब ये mg/k नीचे होगा और मैक्सिमम x की वैल्यू होगी 2mg/k। तो अगर कोई मुझसे पूछता है इसमें मैक्सिमम चार्ज बताओ, जो जेई ने आज तक नहीं पूछा, ये सर्किट दिखाया जेई ने और स्टेडी स्टेट, तो इसका दुनिया में मैंने क्या कहा, मैंने वो क्वेश्चंस ले रहा हूं जिनमें भ्रांतियां हैं और जेई में आए हुए सवाल है। पिछले में भी मैंने लिया था सोलेनोइड का सोलेनोइड पे फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ, तो वो भ्रांतियां हैं, तो उन भ्रांतियों को ही हटाने की बात चल रही है यहाँ। ध्यान रखिएगा, यहाँ स्टडी स्टेट ये नहीं होती है, स्टडी स्टेट कभी आएगी ही नहीं, ये चार्ज ऐसे ऑसिलेट होता ही रहेगा, ऑसिलेट होता रहेगा। मैं इसको मैथमेटिकली भी डिराइव करवा सकता हूँ केवीएल लगा के, बिल्कुल यही आंसर आएगा, बिल्कुल यही आंसर आएगा। और वही मैंने पीछे एक क्वेश्चन लिया है, तो उस क्वेश्चन पे मैं पहुंचूंगा भी, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर किसी ने पूछा क्यू मैक्स बताओ, क्यू मैक्स बताओ, तो याद रखिएगा आप आंसर इससे दोगे 2mg/k से। अब सबकी वैल्यू रखो, mg कौन है, फोर्स। अच्छा, आप बोलेंगे सर m की जगह l रख देंगे, अरे नहीं 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 नहीं, पहले फोर्स। तो mg कौन है मुझे बताएंगे, फोर्स। फोर्स की जगह कौन लेता है, वोल्टेज, तो 2v, और k की जगह 1/c। तो किसी दिन ये सवाल आया ना, तो जेई ने अगर सीवी आंसर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत ही औसम चीज है 2cv, इट्स जस्ट लाइक स्प्रिंग मास सिस्टम। समझ रहे, उन्होंने टच किया, लेकिन मतलब कई क्वेश्चन उनके ऐसे हैं जिनके गलत तरीके के सॉल्यूशंस स्प्रेड आउट है, और उन गलत के चक्कर में आप उन्होंने कभी क्वेश्चन दाग लिया तो उसके बाद थ्योरी बदलने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और भी बहुत कुछ बता सकते हो, जस्ट इसको इसमें कन्वर्ट कर दो। मैक्सिमम करंट पूछे तो मैक्सिमम वेलोसिटी बता देना, मैक्सिमम करंट पूछे तो आप मैक्सिमम वेलोसिटी बता देना। आपको पता है ए ओमेगा होती है, तो ए एम्पलीट्यूड मेरे हिसाब से mg/k है, इंटू ओमेगा 1/√k/m, और लास्ट में कन्वर्ट करो। mg की जगह क्या आएगा मुझे बताएंगे, mg, यहां फोर्स mg है, मैंने mg से रिलेट कर दिया। अब इसके बाद वो कितना भी भारी सवाल बनाए सब हो जाएंगे। इनिशियली कैपेसिटर पे थोड़ा सा चार्ज था, तो इनिशियली स्प्रिंग में थोड़ा एलोंगेशन था, सब हो सकता है बेटा, सब सब बहुत कुछ हो सकता है। आप इसको ऐसे रिलेट कीजिएगा, कैपेसिटर में जो भी एनर्जी है वो स्प्रिंग को दीजिएगा, उससे गेम होगा पूरा, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं मैथ से भी करके दिखाऊंगा। अच्छा, वो बैटरी वाला भी मैं मैथ से करके दिखा सकता हूँ, वो ऑब्वियसली बात है मेरे नोट्स में होता है, वो नोट्स में होता है बिल्कुल बैटरी के साथ। तो मैं बात करता हूँ कि भैया ये है, फिर मैं उसमें केवीएल लगा के पहले प्रूव करता हूँ, और दूसरा मैंने कहा था स्प्रिंग मास सिस्टम से, क्योंकि स्प्रिंग मास सिस्टम बता चुका होता हूँ, तो बच्चे खटाक से उसका भी आंसर दे देते हैं। तो दोनों तरीके में बता चुका होता हूँ, और बता चुका होता हूँ कि भैया कैपेसिटर स्प्रिंग है, इंडक्टर मास है, और बैटरी मतलब वोल्टेज फोर्स है। कब, इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब इसमें पहले हम करते हैं इसे मैथमेटिकली, एकदम केवीएल से, बेसिक से, कि मान लो किसी को कोई तरीका नहीं पता, पहले सवाल पढ़ लेता हूं, ठीक है, मैं हट जाता हूं, आप सवाल पढ़ लीजिए। लाइट को क्या हो रहा है? सवाल पढ़ लीजिए, थोड़ा लाइट एडजस्ट कर रहा था। चलिए, डन, क्वेश्चन पढ़ लिया। अब देखिए है क्या, सर्किट शोन इन दिस, और उन्होंने बोला है कैपेसिटर 1 इज चार्ज सच दैट चार्ज ऑन इट इज क्यू नॉट, और लेफ्ट प्लेट पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब लेफ्ट प्लेट बोले तो ये राइट, ये लेफ्ट, ये क्यू नॉट, यहाँ माइनस क्यू नॉट, और कैपेसिटर 2 अनचार्ज है, तो ये जीरो, और ये इंडक्टर है, दैट्स ऑल, और आइडियल इंडक्टर है, ठीक है। इज इट क्लियर? ये डायग्राम है। अब उन्होंने कहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बताओ, मैक्सिमम करंट बताओ, और ये सब बताओ, ठीक है। हम एक काम करते हैं, अगले पेज पे चलेंगे, एक पेज बोरो कर लेते हैं, ठीक है। चलो, क्या होगा, पहले तो सिचुएशन थी क्या, उन्होंने क्या सिचुएशन दी है, ठीक है। अब मैं एलसी ऑसिलेशन, जो उन्होंने, उनका ही फेवरेट टॉपिक है, उसी पे बात कर रहा हूँ, उनका जो फेवरेट टॉपिक है उसी पे बात कर रहा हूँ। लेकिन आज तक उन्होंने बेसिक पूछा, उसमें थोड़ा सा घुमाया नहीं है। बैटरी वैटरी लगाएंगे, मैंने आपको सिखा दिया, 2 कैपेसिटर लगाएंगे, अभी बताने जा रहा हूँ। ये क्यू नॉट है, ये माइनस क्यू नॉट है, ये जीरो है, ये जीरो है, और अभी करंट जीरो है, स्टार्टिंग में करंट जीरो है, और ये इंडक्टर है,
ठीक है। अच्छा, स्विच बंद करने के तुरंत बाद भी मैं करंट 0 ही मानूंगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं आइडियल इंडक्टर है ना। इंडक्टर एकदम से अपने से करंट चेंज नहीं करने देगा। आई 0 थी तो अभी भी 0 ही रहेगी, आइडियल हम मानते हैं। तो t0 से जस्ट बाद का मतलब है t0 में 0.000 इनफाइनाइट 0 देन 1 जोड़ रहा हूं, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर t0 करंट 0 ही रहने वाली है। मैं टाइम t पे बात कर लेता हूं, एट टाइम t क्या आएगा। मान लेते हैं कि सर्किट में चार्ज क्यू फ्लो कर गया। पहला सॉल्यूशन मेरा प्योर केवीएल से आएगा, प्योर केवीएल से, ठीक है। मैंने मान लिया कि क्यू फ्लो कर गया और जिधर चार्ज फ्लो कर रहा है उधर ही मैंने करंट मान ली। अच्छा, अगर मैं चार्ज उल्टा मानता और करंट ऐसे मानता, ये भी कई बार बच्चों को डाउट होता है। अगर आप चार्ज ऐसे मानते हैं और करंट भी ऐसे मानते हैं तो आप आई को लिखेंगे dq बाई dt। और अगर मान लीजिए चार्ज कभी ऐसे मान लिया आपने और करंट ऐसे मान ली, कोई इश्यू नहीं है, मुझे क्या दिक्कत है, लेकिन आई को लिखेंगे माइनस dq बाई dt। मैथ्स को बताओ यार, क्या आपने वेरिएबल ऐसे माने? अरे चलो, पॉइंट में पॉइंट निकलते जाते हैं। आपको मैथ्स को बताना पड़ता है। मान लीजिए ब्लॉक की वेलोसिटी इधर है, आपने एक्सेलरेशन इधर माना, आप बिंदास लिखिए a बराबर dy बाई dt। आंसर देख के साइन थोड़ी देखे जाते भैया, साइन पहले डिसाइड किया जाता है। अगर आपने वेलोसिटी इधर मानी, एक्सेलरेशन इधर माना है, तो आप लिखना पड़ेगा, आपको मैथ्स को बताना पड़ेगा मैंने ऑपोजिट माने हैं। मैथ्स को बताना पड़ता है कि मैंने ऑपोजिट माने हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस सर्किट में भी ऐसा ही होता है कि कई बार जब, क्योंकि मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं तो बच्चों से केवीएल लगवाता हूं, तो चार्ज भी फ्लो करवाता हूं, करंट भी फ्लो करवाता हूं, तो चार्ज मानने की आजादी देता हूं। फिजिक्स से तो आजादी है, फिजिक्स से तो आजादी है सिलेबस के अंदर। ऐसा नहीं कि भैया आप इंजीनियरिंग मैथ्स ले आए, ऑब्वियसली बात है मेरे से भी नहीं होगा। तो सिलेबस के अंदर तो अब क्या होगा, चार्ज मान लिया, चार्ज मान लिया। अगर चार्ज और करंट सेम डायरेक्शन में, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, और चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है और करंट ऊपर है, तो आई बराबर माइनस डी क्यू बाई डी। डन। तो अभी तो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी लिखूंगा फिर मैं। क्लियर है? चलो अभी, और ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे आप क्वेश्चन बिगाड़ के आते हो। आपको होता है कि आई बराबर डी क्यू बाई डी टी होता है, ए बराबर डी बाई डी टी होता है। नहीं यार, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो हाँ, आपने ऑपोजिट मानने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो मैथ्स को बताओ। तो अब क्या होगा, मैंने क्यू ऐसे फ्लो किया तो यहाँ क्यू नॉट माइनस क्यू, यहाँ इसका माइनस, इसका नेगेटिव, यहाँ से एक मिनट रुको, एक मिनट, ये एरो गलत बन गया, ये ऊपर बनेगा। अच्छा, यहाँ नीचे माना है ना, तो एरो ऊपर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ क्यू आया, तो यहाँ क्यू, यहाँ माइनस क्यू, फिर यहाँ से क्यू आया, ये रहा। मैं लगा रहा हूँ केवीएल, और इंडक्टर में प्लस माइनस जहाँ से करंट एंटर करती है, मैं लगा रहा हूँ केवीएल। यहाँ से यहाँ जाइए, कैपेसिटेंस दोनों के क्या है, कैपेसिटेंस कुछ बोला नहीं है, क्वेश्चन में बोलना चाहिए था यार, एडवांस। अच्छा नहीं, अरे सॉरी, मैं बुराई कर देता। अभी सी दोनों लिखे हुए ऊपर, ठीक है। एडवांस का मेरे को लगता है एडवांस का सवाल है, पूरी इन्फॉर्मेशन हो। दोनों कैपेसिटेंस सी है। यहाँ से यहाँ गया तो माइनस क्यू बाई सी बाई केवीएल, माइनस क्यू बाई सी। यहाँ से यहाँ गया तो प्लस क्यू माइनस क्यू बाई सी, क्यू नॉट माइनस क्यू बाई सी। अरे केवीएल तो लगाना आता होगा। वैसे तो कैपेसिटर के लिए मैं याद दिलवा देता हूँ ताकि गलती ना हो। आप केवीएल ऐसे लगा रहे हो, तो यहाँ से यहाँ गए, जो भी प्लेट सेकंड प्लेट पे चार्ज है डिवाइड बाई सी, तो सेकंड प्लेट माइनस क्यू बाई सी। इससे मेरे को गलती नहीं होती, मेरे से कैलकुलेशन एरर बहुत होती है। तो यहाँ से यहाँ गए तो माइनस क्यू बाई सी, यहाँ से यहाँ गए तो जो भी सेकंड प्लेट पे चार्ज है डिवाइड बाई सी, तो कैपेसिटर में गलती नहीं होगी। अच्छा, सेकंड प्लेट क्या, ऐसे जा रहा हूँ तो ये प्लेट सेकंड है, ऐसे जा रहा हूँ तो ये प्लेट सेकंड है, दैट्स ऑल। यहाँ से यहाँ गया तो प्लस से माइनस गया तो माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर 0। यहाँ से क्या आया मुझे बताओ, डी आई बाई डी टी किसके बराबर आया, डी आई बाई डी टी निकालते हैं। चलो, डी आई बाई डी टी, इसको उधर भेज दिया, इन सबको इधर ही रखा, तो क्यू नॉट माइनस, अच्छा दोनों सी सेम देके हमारा काम आसान कर दिया, 2c, सही क्या है ना। हाँ, तो 2lc लिख देता हूँ, l भी डिवाइड कर देता हूँ, 2lc, क्यू नॉट माइनस 2q बाई lc। नहीं, 2 क्यों आएगा, बाई lc तो आएगा सिर्फ, बाई lc तो आएगा। हाँ वही सही बात है, 2 क्यों लिख रहा हूँ मैं नीचे, ये रहा। और इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा, आई को लिखूंगा डी क्यू बाई डी टी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिर प्लस या माइनस, ठीक है। तो यहाँ से डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर क्या आएगा, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। अब ये ए सी की इक्वेशन बनने वाली है, क्या कॉमन लूँ, माइनस 2 बाई एल सी कॉमन ले लूँ, तो अंदर बचा q माइनस क्यू नॉट बाई 2। ध्यान से देखिए, ये f बराबर, अगर इस आपको एच की इक्वेशन याद होता है, f बराबर माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट होता था। अब बोलेंगे सर f बराबर माइनस के एक्स ही होता था, ठीक है, नहीं, x माइनस एक्स नॉट आ रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन,
इक्विलिब्रियम पोजीशन भी मैथ्स आपको खुद ही दे रही है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा मुझे बताएंगे, इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, इक्विलिब्रियम याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम है Q इजिकल टू क्यू नॉट बाई 2 पे, और ओमेगा कितना है, ये रहा √2/LC, ये ओमेगा है, खत्म, दैट्स ऑल। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये आ गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा Q इजिकल टू, अच्छा इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यू नॉट बाई 2 है, अच्छा इसका सॉल्यूशन याद होगा, अरे d2x बाई dt स्क्वायर इजिकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस एक्स नॉट एचएम, चलो एचएम भी रिवाइज करवा रहा हूं, इसका सॉल्यूशन होता है एक्स नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। याद रखिएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन खिसक गई अगर यहाँ अंदर x माइनस एक्स नॉट आ रहा है, अरे जैसे आप सर्कल की इक्वेशन लिखते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, एक्स माइनस ए आ जाए तो सेंटर ए पे चला गया, तो वो वैसे ही है रहा, डन। इसका आंसर आएगा Q नॉट बाई 2 प्लस एम्पलीट्यूड ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है ए निकालने का और फाई निकालने का, दोनों निकाल देंगे 2 मिनट में। अब एम्पलीट्यूड ए की तरीके से निकाला जाता है, इनिशियल सिचुएशन क्या है और इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या है, इनिशियल और इक्विलिब्रियम सिचुएशन दोनों देखनी होती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूं x बराबर 6 इक्विलिब्रियम है, मैं बिल्कुल रिलेट करता चलूंगा, x बराबर 6 इक्विलिब्रियम है, मैंने पार्टिकल को x बराबर 2 से छोड़ा, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, 2 से छोड़ा है मतलब यहाँ वेलोसिटी 0 है, यहाँ वेलोसिटी 0 है, तो यहां से यहां तक ही तो एम्पलीट्यूड होगा। अरे एक्सट्रीम कैसे पहचानते हैं एसएम में, एक्सट्रीम पहचानने का एक ही तरीका है कि जहां वेलोसिटी 0 है, होता सब बेसिक से है। तो x बराबर 2 पे मैंने छोड़ा है, ये मैं क्वेश्चन में दे रहा हूं, और x बराबर 6 इक्विलिब्रियम है, तो दोनों के बीच की दूरी है। या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लो, अभी इक्विलिब्रियम था mg/k पे और मैंने छोड़ा था नेचुरल लेंथ पे, तो यहाँ वेलोसिटी 0, इक्विलिब्रियम था mg/k, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अभी अगर मैं देखूं तो मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ है, इक्वेशन में वापस रीराइट कर देता हूं, Q नॉट बाई 2 प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्या मेरी बात क्लियर है? अभी हम सब निकालेंगे। पहला t0 पे अगर मैं देखूं तो चार्ज 0 है और करंट भी 0 है। अब बोलेंगे सर कैसे, डायग्राम देख लो। t0 पे मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, इसीलिए t0 की सारी इंफॉर्मेशन पहले दे दी थी। इंडक्टर सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है, ये लगा हुआ इंडक्टर, पहले इस स्विच क्लोज करने से जस्ट पहले इसमें करंट कितनी थी, 0, जस्ट बाद भी 0 ही रहेगी। इंडक्टर है, आइडियल इंडक्टर है, हम अपोज 100% मानते हैं, क्लियर, ठीक है, पक्का। या इसको देख लो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को देख लो, ब्लॉक को छोड़ने के तुरंत बाद वेलोसिटी बताओ, तुरंत बाद, मैंने इस पेन को छोड़ा है, जब करंट और वेलोसिटी एक जैसे होते हैं ना, मैंने इस पेन को छोड़ा है, छोड़ने के तुरंत बाद वेलोसिटी बताओ। अब लगता है थोड़ी तो आ जाएगी, हम तुरंत बात को 0 मान रहे हैं, वही बात होती है, ठीक है। तो I0 क्लियर, I0 मतलब मेरी वेलोसिटी 0 है, तो Q0 मेरा एक पॉइंट है, और दूसरा इक्विलिब्रियम है Q बराबर Q नॉट बाई 2, तो एम्पलीट्यूड तो आ गया एक लाइन में, एम्पलीट्यूड ये रहा Q नॉट बाई 2, और मैक्सिमम Q भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम चार्ज फ्लो कितना होगा, कोई पूछे, मैंने क्या कहा, क्या पूछा है अभी तक, क्या मैंने आपके सामने 4 ऑप्शन पढ़े, नहीं, मैंने कहा अपन तो क्वेश्चन लेके आए, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन में वो सब स्प्रिंग से रिप्लेस करना ये सब था ही नहीं, तो पूरी बात करने आए हैं, ठीक है, पूरी चीर फाड़। क्या ये एम्पलीट्यूड ये इधर भी जाएगा तो मैक्सिमम चार्ज ये आएगा, तो Q का फंक्शन आ गया। और आप चाहे तो एक और तरीके से ला सकते हैं, अगर ये आइडिया नहीं हो तो आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, मैथ्स हो तो सब कुछ होता है। अभी बताऊंगा, Q नॉट बाई 2 प्लस Q नॉट बाई 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इनिशियल कंडीशन रख दो, t0 पे Q0 है, तो यहां से क्या आएगा, ओमेगा टी गया साइन 5, तो यह आ गया Q नॉट बाई 2 प्लस Q नॉट बाई 2 साइन 5 बराबर 0, तो आपका यहां से आ रहा है साइन 5 बराबर -1, -1 मतलब 5 की वैल्यू है 3π/2, तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, अब मेरे पास पूरी फिर आ जाएगा, देखो 5 दे ही रखा है, तो आपका आ जाएगा यहां से इक्वेशन में रख दो, Q इजिकल टू Q नॉट बाई 2 प्लस ए तो अपना आ ही चुका था Q नॉट बाई 2 और साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2, दैट्स ऑल, अपना 5 भी निकल चुका है। एक काम करो ना, 3π/2 हटा ही दो यार, 3π/2 हटा ही दो, 3π/2 हटा ही दो, क्या करो, एक काम करो, साइन 3π/2 प्लस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q नॉट बाई 2 प्लस Q नॉट बाई 2, नहीं प्लस क्यों यार, माइनस, मैं अब इसको हटा ही रहा हूं ना, माइनस Q नॉट बाई 2 साइन ओमेगा टी, अरे साइन भी क्यों, कॉस,
कॉस। अच्छा, क्या मेरी बात क्लियर है? अरे साइन 3 पाई/2 प्लस थीटा को मैंने लिख दिया कॉस थीटा। डन। अब इसमें आप देख लो t0 पे क्या होगा, t0 रख के देख लो। तो t0 पे क्या होगा मुझे बताइए। t0 पे रखूंगा मैं तो cos 1 हो जाएगा और q 0 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में चार्ज 0 फ्लो हो रहा था। क्या मेरी बात क्लियर है? यहाँ तक चेक कर लो, पक्का। अब अगर आपको कैपेसिटर 1 पे चार्ज चाहिए C1 तो हो जाएगा q माइनस क्यू, वैल्यू रख देना। और कैपेसिटर 2 पे चार्ज चाहिए टाइम t पे तो वो q ही है। अरे वैल्यू रख देना। अच्छा q नॉट, ठीक है, क्लियर। करंट क्या आएगी? करंट आएगा dq/dt। इसे डिफरेंशिएट मार दे, तो डिफरेंशिएट मारेंगे तो q0/2 का 0 माइनस q0 ओमेगा/2 साइन ओमेगा टी। दैट्स ऑल। अरे माइनस से डरने का नहीं, ये तो सिर्फ फेस बताता है कि जो हमने करंट की डायरेक्शन मानी होगी उल्टी आएगी, सीधी आएगी, जो भी आएगी व्हाटएवर, ठीक है। क्या ये क्लियर है मेरी बात? अरे कॉस, सॉरी, और प्लस ही आएगा वैसे। कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, तो प्लस ही आ रहा है, सीधी सी बात है। ये रहा, डन, क्लियर है 100%। अब ये हो गया Q0 ओमेगा/2। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है आपकी Q0 ओमेगा/2। ओमेगा अपन ने निकाला था तो Q0/2 ओमेगा कितना आया था यार? ओमेगा कितना आया था? ओमेगा 2/√LC, 2/√LC आ जाएगा Q0/√2LC। दैट्स ऑल। ये करंट मैक्सिमम। अब उन्होंने क्या क्या पूछा है, di/dt मैक्सिमम पूछते हैं, हम वो बता देते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा, ओमेगा अपना कितना आया था? ओमेगा आया था, कितना आया था भाई? एक तो डेटा बड़ा याद नहीं रहता। 2/c। तो ओमेगा आया था दिस। ओमेगा को बराबर कर दो 2πf के बराबर। फ्रीक्वेंसी पूछी है ना, फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी बताओ? 2 को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? 1/π। 2 नीचे आया तो 1 कट गया, तो √LC ये आना चाहिए फ्रीक्वेंसी। 2 ऊपर नहीं आएगा, कैलकुलेशन चेक कर लो, सही बात है, बिल्कुल सही है। तो ए आंसर आ गया। मैक्सिमम करंट अपनी आई थी Q0/2 इंटू ओमेगा। मैं वापस ही लिख देता हूँ, वहां निकाल दिया था, तो ये रहा। तो ये आ जाएगा Q0/√2LC। दैट्स ऑल। ये मैक्सिमम करंट आ गई, तो ये आंसर भी आ गया। ये आंसर क्या कह रहा है? LC नहीं, LC तो नहीं आएगा। डन। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ डेटा। अपन ने करंट वहां तो निकाल ही ली थी ना यार। हाँ ठीक है, वही है, ठीक है, डन। अब ये एक तरीका था मैथ से, क्योंकि मैं मैथ से इसको प्रूव करना चाह रहा था। मैं मैथ से वो बैटरी वाला सवाल भी प्रूव कर सकता था, समय होना चाहिए। अब मैं एक काम कर रहा हूं, इसको बिना मैथ्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग वाला अप्रोच बताने का मतलब ही क्या हुआ अगर मैं इस क्वेश्चन को उससे ना करूं तो? उल्टा था, 2 कैपेसिटर थे। मैंने वो अप्रोच समझाई ना आपको, तो वो अगर अप्रोच समझाई है तो ऑब्वियसली बात है, अप्रोच समझाई है तो ये L, यहाँ Q0 या माइनस Q0 या 0 और या 0, ये C और ये C। क्या मेरी बात क्लियर है? ये L। अब मैं इसमें एक चीज बात कर रहा हूं, ये तो सही है बिल्कुल, ठीक है। कैपेसिटर किसके बराबर है? स्प्रिंग, वो भी स्प्रिंग, और ये एक मास, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसे जुड़ेगा। पहले देख लो, एक कैपेसिटर है आपका, दूसरा कैपेसिटर, और ये चार्ज। तो एक स्प्रिंग ऐसे है और दूसरी स्प्रिंग ऐसे है। आप एलोंगेशन कंप्रेशन कुछ भी मान लेना, मैंने एलोंगेशन मान लिया, ठीक है, एक ही बात है। ये भी के स्प्रिंग है, ये भी के स्प्रिंग है। ये नेचुरल लेंथ पे है, लेकिन इसमें x0 एलोंगेशन है, इसमें x0 एलोंगेशन है। दैट्स ऑल, क्लियर। अच्छा, इसमें x0 एलोंगेशन है, कंप्रेशन मान लो, जो भी। इस मॉडल को मैंने रेप्लिकेट कर दिया। मुझे बताइए ओमेगा क्या आएगा? ओमेगा, दोनों स्प्रिंग सीरीज में है, ओमेगा होता है √k/m, तो 2k/m आएगा। ओमेगा √2k/m। अरे के और के सीरीज, सॉरी, पैरेलल में है, दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है। अच्छा, दोनों ब्लॉक से जुड़ी हुई है भाई। ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों के दोनों किससे जुड़े हुए मुझे बताइए? इंडक्टर से। अच्छा, एक पॉइंट ये ले लो, कोई बोले तो, ये रहा, ये दोनों इससे जुड़े हुए हैं, तो देखो ये भी जमीन से जुड़ा हुआ है, ये भी जमीन से जुड़ा हुआ है। इसका एक एंड इंडक्टर से जुड़ा हुआ है, इसका एक एंड इंडक्टर से, इसका एक एंड मास से, इसका एक एंड मास से। क्या मेरी बात क्लियर है? दोनों पैरेलल में है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब के की जगह क्या लिखेंगे? 1/c, मास की जगह L, तो √2/LC, 2/LC। क्या मेरी बात क्लियर है? दैट्स इट। तो एक लाइन में ओमेगा आया, आपको इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं थी, स्प्रिंग मास सिस्टम आता है।
उसके बाद इक्विलिब्रियम खटाक से आ रहा है। इक्विलिब्रियम एक्चुअली फोर्सेस आपको खटाक से दिखते हैं, तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा मुझे बताओ, यहाँ से x0/2 पे आएगा कि नहीं आएगा? बच्चे बोलेंगे सर x0/2 कैसे कह सकते हो, x0/2 कैसे? अरे इसमें एलोंगेशन x0 है, जैसे ही ब्लॉक x0/2 चला, इसमें एलोंगेशन x0/2 आ जाएगा, इसमें भी तो एलोंगेशन x0/2 आ जाएगा। अरे फोर्स बराबर करने हैं, अब दोनों स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ नहीं सकती एक साथ। अरे ये नेचुरल लेंथ पे है, इसमें एलोंगेशन है, कैसे आएगी? तो x0/2 पे इक्विलिब्रियम आएगा। तो एम्पलीट्यूड कितना हुआ मेरा एम्पलीट्यूड हुआ x0/2। तो मुझे पता है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी आती है, ए ओमेगा एस से याद है, ए की जगह x0/2 इंटू ओमेगा। अब इसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, तो देखिए इतना 2 पेज का जो सॉल्यूशन लिखा, पे खटाक से आंसर है। क्या आएगा मुझे बताएंगे, x0 की जगह x0 मैंने इसको माना था q0, q0/2 इंटू ओमेगा, तो √2/LC। दैट्स आंसर, खत्म, फिनिश। तो दैट्स द पावर ऑफ सिमिलरिटी। शायद मेरी बात समझ में आई होगी। बैटरी फोर्स के बराबर है, आप इसमें कुछ भी खेलिए, सारे गेम चलते हैं। तो जेई ने जितना पूछा है हम उससे बहुत एक्सीड कर रहे हैं, और जेई ने पूछा बहुत छोटी सी चीज पूछी। अब वो पूछ सकते हैं, मेरा पर्पस यही रहता है कि वो पूछ सकते हैं तो मैं बताऊं कि क्या क्या बेटा पॉसिबिलिटीज है। डन, आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैंने क्वेश्चन लिया, देखो क्वेश्चन लेना मेरा पर्पस था ही नहीं, उस क्वेश्चन से क्या बात करनी थी वो समझाया। मैंने आपको कहा था ये जो चीज है ये जेई में आ गया, इसका लोगों ने स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर को ब्रोकन वायर मान लिया, जेई ने भी आंसर दे दिया, ठीक है, बहुत पुरानी बात थी। अब आएगा तो कंट्रोवर्सी होगी। स्टेडी स्टेट नहीं है भैया, ये तो ऑसिलेट करने वाला है। ये डायग्राम है और इसमें कभी भी मतलब कोई फाइनल स्टेट आएगी ही नहीं, ये तो एसएम करता रहेगा ऐसे ऐसे। ये भी एलसी ऑसिलेशन है, मतलब विथ फोर्स। ये एलसी ऑसिलेशन है विदाउट फोर्स। ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम। अब आएगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाक से। पढ़िए पढ़िए, अगला सवाल पढ़िए और मुझे बताइए कि कहां से है ये क्वेश्चन, कहां से है ये क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ नहीं आएगा आपको। हो सकता है समझ में आ रहा हो सकता है अभी रहो यार, है ना, हो सकता है अभी रहो। A space shuttle is designed in such a way that magnetic force is used to reduce its acceleration during landing of shuttle newly discovered planet. In this planet was known for gravitational acceleration above the surface of planet. It is constant toward perpendicular downward of the planet and equals to g, and magnetic field is produced by the planet is uniformly b and directed parallel to planet surface. There is no atmosphere above the planet surface. The space shuttle is given such a shape कि आप इसे कंडक्टिंग डिस्क मान सकते हो। मास m है, रेडियस r है और थिकनेस d है। d is much smaller than r as shown in figure. x and y are two flat surface of shuttle. Neglect any type of eddy current. एडी करंट तो वैसे होगा, एडी करंट तो होगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया तो अपन ने कह दिया चलो छोड़ भैया, ठीक है। वैसे तो अच्छा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म है थ्रू आउट तो ठीक है, तब तो ठीक है ना। तो अभी तो देखिए, अभी अभी वो मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन है क्या, ठीक है। और ये डिस्क है और उन्होंने बी और जी की डायरेक्शन दिखा रखी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन पढ़िए और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पॉज करके ये सोचिए कि लग क्या रहा है। The amount of charge induced on the flat surface, say x, of the shuttle during the fall in the gravitation and magnetic field of the planet in terms of shuttle speed v। मतलब शटल नीचे v स्पीड से जा रहा है, अच्छा शटल नीचे v स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि x और y जो फ्लैट सरफेस है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे भी डिस्क है नहीं, मान लीजिए मेरा मोबाइल ही है, ये मोबाइल जो है ये ऐसे नीचे जा रहा है, ऐसे, ये मोबाइल ऐसे नीचे जा रहा है, ऐसे ऐसे नीचे जा रहा है, इस तरफ और इस तरफ वाली साइड, ठीक है। ये बीच में बहुत पतला है, ऐसे नीचे जा रहा है। तो इस साइड और इस साइड कितना चार्ज इंड्यूस होगा, किसी एक साइड चार्ज का मैग्नीट्यूड बताना है। अब हमें क्वेश्चन में समझ ही नहीं आएगा हुआ क्या। दैट इज द ब्यूटी ऑफ जेई, इसीलिए मैंने क्वेश्चन
पिक किया है, ठीक है। तो अगर ये ऐसे जा रहा है नीचे, तो मेरा ये है कि भैया मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि कैसे कैसे सोचें, क्या सोचें। वीडियो पॉज करके सोचिए। इसी चैप्टर का कोई टॉपिक है जिससे क्वेश्चन है, जैसे पिछली बार एलसी ऑसिलेशंस आया था, तो इसी टॉपिक से कुछ ना कुछ है। तो यहाँ है, इसी टॉपिक से कुछ ना कुछ है, बताता हूँ। यह है मोशनल ईएमएफ का बेसिक, मोशनल ईएमएफ का बेसिक, ठीक है। आइए बात कर लेता हूँ। अगर मान लीजिए कोई रॉड है, कोई रॉड है, v स्पीड से चल रही है। देखिए मैंने कहा जेई का मतलब है बहुत बेसिक से बात। पिछला क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, जब पेपर में आएगा तो बहुत बढ़िया होगा। सॉल्यूशन देखने के बाद तो बच्चों को लगता है इतना हलवा सवाल, यही तो करना था। पेपर में ही तो टफ लगता है, ठीक है। और जेई के जब सवाल आ जाते हैं उसके बाद हमें लगता है अरे इसमें यही तो लगाना था, दैट्स ऑल, ठीक है। तो v स्पीड से एक रॉड चल रही है, l लेंथ है उसकी और मैग्नेटिक फील्ड b है, तो आपको पता है इसमें एक ईएमएफ आएगा vbl। अब ये ईएमएफ आता कैसे है? यहाँ चार्जेस इंड्यूस होते हैं, ठीक है। आप इसे, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो चार्ज है ये मान लीजिए मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मान लेता हूँ। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स v स्पीड से चल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा मुझे बताएंगे, v क्रॉस v ऊपर लेकिन नीचे। तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे एक्यूमुलेट होंगे, तो ऊपर एक हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो एक फोर्स ऊपर लगेगा Fe। और इक्विलिब्रियम पे Fe और Fm बराबर होते हैं, Fe और Fm बराबर होते हैं। तो QE मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ, ठीक है। E इंटू ई बराबर EVB, अच्छा V और B परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है V इंटू बी, क्लियर। और EMF क्या होता है? EMF होता है मतलब वोल्टेज, वो जो होता है वो होता है E इंटू डिस्टेंस L, इंटू डिस्टेंस L। अच्छा EMF होता है E इंटू L, तो VBL, इससे डेराइव करते हैं। तो यही इस क्वेश्चन में था, दैट्स ऑल, खत्म बात। यही इस क्वेश्चन में था, एकदम बेसिक पैटेक, कि यहाँ चार्ज आएगा, यहाँ चार्ज आएगा, अब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछ ले, दैट्स ऑल। अब यहाँ हम रॉड में नहीं पूछ पाते थे, क्योंकि यहाँ चार्ज, अगर रॉड है तो रॉड बहुत पतली होती है, तो यहाँ चार्ज थोड़ा सा आएगा, यहाँ थोड़ा सा आएगा। अब उसे हम पॉइंट चार्ज मान के लिखें तो फिर लोचा हो जाएगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा हम अवॉइड कर लेते हैं ना, ठीक है। लेकिन और एक और चीज बता देता हूँ, जैसे मान लो ये रहा, मान लो ये एक प्लेट चल रही है, ये रहा, ये एक पूरा पूरा क्यूब चल रहा है, मेटालिक क्यूब, ये भी अगेन बेसिक चीज है, मेटालिक क्यूब चल रहा है v स्पीड से और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो रॉड में तो आपको पता है इसके अलोंग आएगा ईएमएफ, इसमें किस किस साइड पे आएगा, तो आपको ध्यान रखना है v b और l तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, कोई भी दो पैरेलल हो गए उस डायरेक्शन में ईएमएफ नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं आएगा, है ना। क्यों? आप सोच के देख लो, v क्रॉस b, तो इलेक्ट्रॉन फोर्स नीचे, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एक्यूमुलेट होंगे, एकदम बेसिक से बात कर लेता हूँ, ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, है ना, तो ऊपर वाले और नीचे वाले सरफेस पे चार्जेस इंड्यूस, ये आपको पता चलेगा हमेशा v क्रॉस b से, ऐसे, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो अब इस क्वेश्चन में आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में कैसे, बहुत आसान है, ठीक है। मुझे बताइए है क्या, ये डिस्क का सामने से फोटो बनाइए, डिस्क का सामने से फोटो बनाइए, ऐसा ही कुछ क्रॉस सेक्शन होगा, ये डिस्क गिर रही है v स्पीड से, b बाहर की तरफ है, b बाहर की तरफ है, शायद मेरे हिसाब से ऐसे ही है। तो v क्रॉस b कीजिए जरा, आपको मजा आ जाएगा। v क्रॉस b, कौन प्लस आएगा कौन माइनस आएगा, v क्रॉस b, इधर वाला साइड, अच्छा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स उधर लगेगा, ये वाली साइड आएगी नेगेटिव और ये वाली साइड आएगी पॉजिटिव, एकदम बेसिक से। अब जब मैं करूंगा आपको लगा भाई साहब ये बड़ा आसान सवाल था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का अगर एफबीडी बनाऊं तो इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, वीबी, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कारण फोर्स लगेगा इधर, अच्छा वीबी क्या होता है, क्यू वी बी इंटू ई, और इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा मुझे बताएंगे, वी इंटू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा, क्या क्या पूछा, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज भी आ जाएगा, एक स्टेप और ऊपर पूछ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वी भी आ गया, ध्यान रखिएगा। तो मोशनल ईएमएफ के एकदम बेसिक से क्वेश्चन है, दैट्स द पॉइंट, दैट्स कॉल्ड जेई। अगेन मार्स की, मून की, एलियन फिजिक्स नहीं आने वाली, फिजिक्स यही, और इस यूनिवर्स की किसी भी
प्लेनेट की फिजिक्स आ जाए, लगेगी तो वही। इस यूनिवर्स में हो तो इस यूनिवर्स के रूल मानने पड़ेंगे, किसी और यूनिवर्स में कुछ और लॉस होंगे, मुझे नहीं पता। इस यूनिवर्स में तो लॉस फिक्स है, तो एलियंस भी होंगे, उनको भी यही मानना पड़ेगा भाई, सेम यूनिवर्स में सेम लॉस चलते हैं। तो अब E इज इक्वल टू वी, ठीक है, डन। अब उन्होंने कहा चार्ज बताओ। अब उनका आपको मकसद समझ में आएगा क्यों उन्होंने इसको सिक्के के रूप में फेंका है, एक स्पेशल सिक्के के रूप में। सिक्का है, सिक्का, 1 रुपए का सिक्का देख लो या कोई डिस्क देख लो, तो इधर वाली प्लेट एरिया बहुत बड़ा है और इधर वाला छोटा है, तो ये इसे कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। दे आर ट्रीटिंग इट एज अ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर की 2 प्लेटें मान रहे हैं, तो इस तरफ मान लीजिए क्यू चार्ज आया, इस तरफ माइनस क्यू चार्ज आया। रॉड वाले में हम नहीं मान पा रहे थे, इस बार मान पाएंगे, तो बड़े आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे आता है, तो E इज इक्वल टू वी था, और कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो Q कितना आ गया मुझे बताएंगे, V B ए एप्सिलॉन नॉट, दैट्स द आंसर। चेक कर लो, बात समझ में आई या नहीं आई, पहले देख लो, ठीक है, पक्की बात, 100%। चलिए क्लियर, पता नहीं किसका कॉल था, छोड़ो, ओके चलिए, क्लियर, दैट्स ऑल। अब आंसर देखो, आंसर देखो, आंसर मैच नहीं कर रहा अपना, आर कहाँ से फंस गया यहाँ, आर क्या भैया यहाँ, अपना आया है वी बी ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। अच्छा, आर रेडियस है, ए को लिख दो ना यार, वी बी एप्सिलॉन नॉट इंटू इसको लिख दो पाई आर स्क्वायर, खत्म बात। और क्या, अरे रेडियस दे रखी है, मेरे को लगा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कहाँ से फंस गया, वी बी एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर, दैट्स ऑल, ये आंसर है, फिनिश। क्या मेरी बात क्लियर है, 100%, दैट्स ऑल। तो क्या आपने सोचा ये इमोशनल ईएमएफ का सवाल था, पहले जब आप 8 लाइनें पढ़ रहे थे तो समझ ही नहीं आया। हाँ, अब ये जेईई में सवाल आ जाएगा, फिर सॉल्यूशन आ जाएगा, तो लोग कहेंगे कितना आसान है। उस मोमेंट पे समझना कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चीज़ आपको सोचनी है। और मैं अपनी ताकत नहीं बता रहा, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि जेईई में ऐसे ही सोचना है आपको, ठंडे दिमाग से, कूल एंड काम। ये है क्या, डिस्क ऐसे नीचे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, ईएमएफ आएगा, मोशनल ईएमएफ है ये, मोशनल ईएमएफ आएगा। मोशनल ईएमएफ आएगा तो चार्जेस एक्यूमुलेट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अच्छा, मोशनल ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं आता है, चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, एकदम बेसिक से। जब मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन करते हैं, उस पे बेस्ड है क्वेश्चन। अब एक्सेलरेशन ऑफ शेप स्पेस शटल ड्यूरिंग द फॉल इज, अब जब ये नीचे गिर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, अगेन बताइए। अब एक्सेलरेशन कैसे सोचें, सोचिए, तो सोचिए, मैं बता दूंगा तो फिर वही मजा खत्म हो जाएगा। एक्सेलरेशन कैसे सोचें, ये भी मजेदार सवाल है, ये भी मजेदार क्वेश्चन है। ये भी मजेदार है भैया, ठीक है। चलिए एक्सेलरेशन कैसे सोचें, देखिए एक्सेलरेशन सोचने के लिए आपको फिर उसी रॉड पे जाना पड़ेगा, सॉरी डिस्क पे। ये रहा, ये v स्पीड से नीचे गिर रहा है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, ये सारा बता दिया मैंने आपको। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ठीक है, एम जी नीचे लग रहा है, ऑब्वियसली बात है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो जी एक्सेलरेशन तो नहीं है, 4 ऑप्शन में जी एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब कुछ तो लोचा है, कुछ तो लोचा है। वो लोचा ढूंढना है नोट्स से ही, थ्योरी से ही, बिल्कुल 12th वाली थ्योरी से ही बात कर रहे हैं। अब देखिए होगा क्या, अगर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वो एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, मैं मान लेता हूँ एक्सेलरेशन नीचे, हो सकता है जीरो आ जाए, वैसे 4 ऑप्शन को देख के तो नहीं लग रहा जीरो आएगा, मान लो एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी तो वेरिएबल है, तो वेलोसिटी वेरिएबल है तो क्यू भी तो वेरिएबल है, और क्यू वेरिएबल है, इसका मतलब करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब करंट फ्लो हो रही है। ये कैपिटल क्यू बढ़ रहा है, ये माइनस क्यू बढ़ रहा है, एक करंट फ्लो हो रही है अंदर। बोलोगे सर करंट, हाँ बिल्कुल करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी बेटा, आई, क्यों, अगर v बढ़ रहा है, अगर v बढ़ रहा है तो प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों बढ़ेंगे, तो प्लस क्यू बढ़ेगा तो वहां और चार्ज आ रहा है। अच्छा, करंट पॉजिटिव चार्ज का फ्लो बना देता है, इलेक्ट्रॉन मानोगे तो इधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज भी और बढ़ रहा होगा, टोटल चार्ज प्लेट पे तो कंजर्व है, करंट ऐसे आएगा। अब करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा, अगर किसी वायर में करंट होती है, फोर्स होता है आई एल बी, आई एल बी, करंट इधर, बी इधर, आई एल बी, तो एक मैग्नेटिक फोर्स इधर आएगा, ये मिल गया हमें,
क्या मेरी बात समझ में आई? यही तो ढूंढना था। जबकि सोच के देखो तो पहले क्वेश्चन में बीबीएल लगा है और दूसरे क्वेश्चन में आईएल भी लगा है, दैट्स ऑल, खत्म बात। और दोनों आपको आते हैं, बीबीएल ईएमएफ होता है और आईएल भी मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो ये क्यू वेरी कर रहा है, ठीक है। ये क्यू कितना वेरी कर रहा है, तो क्यू का एक्सप्रेशन मैंने कौन सा टिक किया था, एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बीवी, है ना। एप्सिलॉन नॉट क्यू का मेरा एक्सप्रेशन आया था एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बीवी, ठीक है। तो डी क्यू बाई डी टी है मेरी करंट, डी क्यू बाई डी टी है मेरी करंट, ठीक है। क्या आएगा मुझे बताइए, एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बी इंटू डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी मेरा बन गया एक्सेलेरेशन, डीवी बाई डी टी मेरा बन गया एक्सेलेरेशन, एकदम बेसिक बेसिक से चल रहा है। एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बी है, क्या मेरी बात क्लियर है? डन डन डन, आई, खत्म बात। ये करंट आ गई, करंट आ गई, तो अब मैं F बराबर एम एल लिख दूंगा। इक्वेशन क्या आएगी, एम जी माइनस आई एल बी। अच्छा फोर्स कितना आएगा, एफ एम भी पहले ही लिख लो, आई एल, एल बताइए, आई एल भी होता है, चलो आई एल भी लिख देता हूँ। आई तो ये रहा एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बी ए। एल बताओ, एल 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 एल, ये लेंथ है बेटा, ये वाली लेंथ, क्योंकि वायर ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेंथ है। आपके सारी डायमेंशन है, इसलिए आपको सोचना है डी है ये इंटू बी, इसकी वैल्यू रख दो। एम जी माइनस एफ एम कितना है मुझे बताओ, एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा और डी इंटू एक्सेलरेशन बराबर एम ए, बराबर एम ए। इसको उधर ले जाओ ए के साथ, तो बन गया एम जी अपॉन एम प्लस एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बी स्क्वायर डी, दैट्स आंसर। एक्सेलेरेशन का ये आंसर है, उन्होंने एक्सेलेरेशन ही पूछा है। तो दैट इज अ वेरी सिंपल एंड ऑसम क्वेश्चन। सोच का खेल है, कॉन्सेप्ट जेईई में जितने भी अच्छे सवाल है ना, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट लगते हैं हमेशा। जितने भी अच्छे सवाल है कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक लगेंगे, उन बेसिक कॉन्सेप्ट को वहां लगाना, क्योंकि बच्चों को लगता है टफ क्वेश्चन की थ्योरी कुछ टफ होती है, नहीं होती। मान लो मैंने कैपेसिटर वाला, इंडक्टर कैपेसिटर वाला सवाल लिया, मान लो मैं आपको स्प्रिंग मास सिस्टम नहीं पता होता, तो भी एक केवीएल बेसिक है, सर्किट है, तो सबसे बेसिक चीज क्या, केवीएल, केवीएल लगाया, फिर मैथ थी, मैथ सॉल्व करो, खत्म बात। तो कैसे टफ हुआ क्वेश्चन, था तो बेसिक ही। आ जाओ आंसर। अबे ये क्या है, अच्छा मास डिवाइड कर दिया। एक्चुअली एक तो अपना आंसर आता है, फिर उनका आंसर में फिट करना है। तो नीचे 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बी स्क्वायर डी डिवाइडेड बाय मास, है ना। उनके में फिट करना है, मास ऊपर से डिवाइड करो, उन्हें सिर्फ जी चाहिए ऊपर, तो जी तो ऊपर आ गया। ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि नीचे नहीं, ये और ये नहीं होगा, ये और ये होंगे क्योंकि प्लस आ रहा है। अब इसमें चेक करते हैं, इसमें है बी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर डी बाई एम, और इसमें नहीं, तो इसमें बी स्क्वायर की कमी है, प्लस मेरे हिसाब से पाई की भी कमी है, कुछ कमियां छोड़ देता है एग्जामिनर, ये आंसर है। क्या मेरी बात क्लियर है? दैट्स ऑल। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन वीबीएल, सेकंड क्वेश्चन इज डिपेंड ऑन आईएलबी, दैट्स इट, खत्म बात, पक्की बात 100%। अगले सवाल पे बढ़े, अगला सवाल, ठीक है। जो आपको आता है ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से जो सीखने के लिए बच्चा आ रहा होगा उसको वीडियो देख के सीखने को मिल रहा होगा, मैं तो यही बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, अ सुपर कंडक्टिंग राउंड रिंग ऑफ रेडियस दिस, क्वेश्चन पढ़ो 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 पढ़ो। ठीक है, चलो। इंडक्टेंस 0.1 हेनरी है, लोकेटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस, द प्लेन ऑफ रिंग इज वाज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड बी, प्लेन इसके पैरेलल है, एक मिनट, प्लेन पैरेलल है, अच्छा ठीक है, and the current in the ring was equals to 0. Then the ring was turned through 90 degrees so that plane become perpendicular to field. The work performed during this turn is a very superb question. ठीक है, यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, उसका नाम है सुपर कंडक्टिंग रिंग। याद रखिएगा, सुपर कंडक्टिंग रिंग वो होती है जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है। आप बोलेंगे सर बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, सुपर कंडक्टर बोल ही दिया आपने, सुपरमैन की तरह सुपर कंडक्टर है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस जीरो, बहुत बढ़िया, ठीक है। याद रखिएगा, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो ही नहीं सकता, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो ही नहीं सकता। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, जो मैं असली चीज बोलने वाला हूं। आप बोलेंगे सर क्यों, पहले कॉन्सेप्ट बात कर लेते हैं, सवाल एग्जीक्यूट कर लेंगे 2 मिनट में।
कॉन्सेप्ट क्या है, देखो सुपर कंडक्टिंग रिंग का रेजिस्टेंस जीरो है। जब भी मैं उससे फ्लक्स चेंज करूंगा, थोड़ा सा भी फ्लक्स चेंज करूंगा, ईएमएफ आएगा। सुनिएगा ध्यान से, वापस अपनी पूरी बात को रिपीट करता हूं। सुपर कंडक्टिंग रिंग का रेजिस्टेंस कितना है? जीरो। जीरो मान रहा हूं मैं, जीरो। ठीक है, फैराडे लॉ पता है, अच्छा ईएमआई पढ़ा रहा हूं तो फैराडे लॉ से ही खेल रहा हूं। अगर मैंने उस रिंग से मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़ा सा भी चेंज किया, थोड़ा सा भी फ्लक्स चेंज किया, तो फैराडे लॉ से थोड़ा सा ईएमएफ आएगा, ईएमएफ बराबर डी∅dt। थोड़ा सा भी ईएमएफ आया, इतना सा, इत्तू सा ईएमएफ भी आया, ईएमएफ आया, तो करंट कितनी आएगी? अब बोलेंगे सर करंट कितनी आएगी, आप बताओ कितनी आएगी सर, हम कैसे बताएं? ईएमएफ है, करंट होगी ईएमएफ बाय आर। ईएमएफ थोड़ा सा है, कुछ फाइनाइट है, रेजिस्टेंस जीरो है, इनफाइनाइट करंट दौड़ जाएगी। जबकि करंट, फैराडे का लॉ है, वो फ्लक्स में चेंज का अपोज करने के लिए करंट पैदा करता है ना? तो आपने चेंज किया था थोड़ा सा, उसने खुद ही मतलब बहुत सारा क्रिएट कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा। वो उतना ही क्रिएट करने की कोशिश करेगा जितना आवश्यकता है। ये वैसा एग्जांपल है जैसे एक बहुत बड़ी अलमीरा है, उसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन 5000 न्यूटन है। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? 5000 न्यूटन। अगर 5000 न्यूटन उसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन है, तो अगर मैं उस पर 5 न्यूटन लगाऊंगा तो 5000 थोड़ी लगाएगा, उसे 5 ही लगाएगा। अगर वापस समझा रहा है, अलमीरा है, उसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू है 5000 न्यूटन। मैं सिर्फ 5 न्यूटन से धक्का दे रहा हूं तो 5 ही लगाएगा जितनी आवश्यकता है। तो अगर मैं उसमें करंट देखूं तो करंट आएगा ईएमएफ बाय आर। जब आर जीरो है, ये जीरो है, तो बिना ईएमएफ के ही करंट फाइनाइट वैल्यू आ सकती है, 0/0 फॉर्मेट। तो ईएमएफ भी जीरो ही होगा, और ईएमएफ होता है मेरा d∅dt। ठीक है, अच्छा 0/0 फॉर्मेट बनने से फाइनाइट वैल्यू आ सकती है, फाइनाइट बाय जीरो से तो इनफाइनाइट आएगा। अरे मैथ्स तो आती होगी, 1/x। कई बच्चे पर कहते हैं सर क्या समझाने जा रहे हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये इनफाइनाइट भागेगा। sin x/x, लिमिट x टेंड्स टू, ये फाइनाइट भाग सकता है। तो अगर 0/0 फॉर्मेट बनी तो मेरे को आशा है कि शायद फाइनाइट बन जाए, लेकिन 1/0 बन रही है तो डैम श्योर इट्स इनफाइनाइट। तो ईएमएफ भी जीरो ही होना चाहिए, आर भी जीरो है तो ईएमएफ भी जीरो होना चाहिए, तो आई फाइनाइट आ सकता है। अच्छा आई उतना आएगा जितने से जो मैंने फ्लक्स चेंज किया है वो उसका अपोज कर दे। तो ये परफेक्ट डायामैग्नेटिक माना जाता है। सुपर कंडक्टर का मतलब होता है परफेक्ट डायामैग्नेटिक। ठीक है, परफेक्ट डायामैग्नेटिक। अब ये चीजें तो जेईई मेंस भी पूछ चुका है। ठीक है, परफेक्ट डायामैग्नेटिक, इसका म्यू आर होता है 0 या ससेप्टिबिलिटी होती है -1। इससे कोई लाइन पास नहीं करती। ये तो अब सोचिए, सुपर कंडक्टर कॉन्सेप्ट तो वो भी यूज कर चुके हैं, अब मैंने इसे क्वेश्चन में लिया है। तो सुपर कंडक्टर में काम की चीज क्या है, इसमें काम की चीज क्या है, यहां बहुत सारी जगह तो मैं यही लिख देता हूं। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू थ्रू सुपर कंडक्टिंग रिंग, सुपर कंडक्टिंग रिंग विल नॉट चेंज, नॉट चेंज। अगर मैंने इसे सुपर कंडक्टर बोल दिया है तो इसे नेट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो सकता, खत्म बात। इसमें सारे फ्लक्स बोल दिया मैंने, नेट बोला है, ये खुद जो प्रोड्यूस करेगा, जो बाहर वाले का, सब मिला मिलू के जीरो, नहीं कांस्टेंट। क्लियर मेरा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड पहले ऐसे था, अच्छा रिंग ऐसे रखी हुई थी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, ऐसे था मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका और इसमें करंट भी जीरो थी। तो अगर मैं इससे नेट फ्लक्स देखूं तो 0+0 है। अब बोलेंगे सर 0+0 कैसे? इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, एक्सटर्नल के कारण, अच्छा फ्लक्स देखूंगा तो एक तो खुद के कारण देखूंगा प्लस बाहर वाले के कारण देखूंगा। ये बी बाहर वाला है, वो इसके प्लेन के पैरेलल है, मेरे हिसाब से यही तो दिया था, प्लेन ऑफ रिंग वाज पैरेलल टू बी। ठीक है, तो अगर इसका प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण तो कोई फ्लक्स नहीं है, और इसमें करंट भी जीरो है, तो दोनों कारण फ्लक्स जीरो है। क्लियर? अच्छा खुद के कारण फ्लक्स क्या होता है, ओन फ्लक्स क्या होता है, वो भी मैं लिख देता हूं। पाई ओन क्या होता है, ये आपने पढ़ रखा है, LI, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा होगा, LI, L इंटू आई, और इस बी के कारण कितना होगा, तो बी ए कॉस थीटा, तो दोनों फ्लक्स में हमें आता है। अच्छा L इंटू आई, इंडक्टर का डेरिवेशन, फ्लक्स LI होता है, उसे तो EMF निकालते हैं इसको डिफरेंशिएट करके। अब आपने इसको 90 डिग्री घुमा दिया,
अब आपने इसको अगर 90 डिग्री घुमा दिया तो ये कॉइल बन गई ऐसे, 90 डिग्री घुमा दिया। तो अब बाहर वाला फ्लक्स, अच्छा नेट फ्लक्स मुझे पता है अभी भी 0 होगा, इसमें जितना रहेगा वही रहेगा, कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो नेट फ्लक्स अभी भी 0 रहेगा। हाँ, बाहर वाला करंट कितना आएगा, इस बार बी ये रहा, एरिया इधर है, इसकी रेडियस दी है, एरिया दिया है, तो ये 0 बराबर आएगा बी इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो बाहर वाले का फ्लक्स आ गया। तो ये खुद उतनी करंट पैदा करेगा ऐसे, ये करंट ऐसे पैदा करेगा, खुद का एक फ्लक्स पैदा करेगा, खुद का फ्लक्स पैदा करेगा, और क्योंकि इसे नेट फ्लक्स 0 करना है, माइनस एल आई बराबर 0। तो अगर सिर्फ सवाल आता, 0 पहले ही लिख चुका हूं, सिर्फ सवाल आता कि 90 डिग्री घुमाने के बाद इसमें करंट कितनी है, तो भी बहुत औसम क्वेश्चन है, दो लाइनें के क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन भी बहुत छोटा सा था, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए, दो लाइनों में हुआ है, बीबीएल लगाया खत्म, दूसरे में आईएल भी लगाया खत्म। क्वेश्चन तो दो लाइनें के थे, समझने की कीमत है, एडवांस है तो समझना पहले है, फिर पेन चलाना है। क्या आएगा मुझे बताओ, आई आएगा मेरा बी पाई आर स्क्वायर बाई एल। अगर मेरे को वैल्यू दे रखी है तो सबकी वैल्यू रख दो। बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 10, पाई आर की वैल्यू कितनी है, आर 0.2 का मतलब 1/5 लिख दो, एसआई में यूज कर रहा हूँ। इंडक्टेंस बताओ जरा, 0.1, सॉल्व करो, कैलकुलेशन एरर हो जाती है मेरे से, 100/25, 4 पाई, अरे वाह 4 पाई, 4 पाई, 4 पाई, 4 पाई, 4 पाई होती है ना, 4 पाई आया करंट, सही बात है यार, डेटा भी सही है, ठीक है। अब उन्होंने क्या पूछा है, कहाँ गया सवाल, उन्होंने कुछ पूछा था कि इसमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो आपने सिस्टम को जो भी एनर्जी दी है वो देख लो। अच्छा, कहीं हीट लॉस तो होगा नहीं, वर्क परफॉर्म ड्यूरिंग द टर्न इज, ठीक है। तो आपने इस इंडक्टर को, अगर इंडक्टर है तो इसके पास एक एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, वो आपने ही दी है इसको। अरे आपको ये करना है तो इंडक्टर तो अपोज कर रहा है इसका, आपको करना है तो बाहर से ताकत लगानी पड़ेगी, वर्क डन आ जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर, मेरे पास आई पहले से मौजूद है, हाफ एल है मेरा 0.1, तो 1/10 ही लिख देता हूँ, और इसका स्क्वायर कर दो 16 पाई स्क्वायर, दैट्स द आंसर, ठीक है। उन्होंने पाई स्क्वायर को 10 बोला है, तो पाई स्क्वायर 10 काट दो, 8 जूल इज द आंसर, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये है कि अगर इफ समवन से सुपर कंडक्टर नहीं बोल के वो बोल देते परफेक्ट डायामैग्नेटिक लूप है, तो परफेक्ट डायामैग्नेटिक लूप का मतलब ही सुपर कंडक्टिंग लूप है, जिससे एक भी लाइन नहीं जा सकती। आप लाइन भेजने की कोशिश करेंगे वो जाने नहीं देगा, मतलब उसका फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। हाँ, कभी कभार ऐसे सवाल आ जाता है कि पहले फ्लक्स था, तो अगर मान लो पहले से फ्लक्स 10 था तो अभी भी 10 ही रहेगा, वो थोड़ा सा, मैंने कहा ना, थोड़ा बहुत तो सुपरफिशियल चलता है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन के फ्रेम में ढल जाओ, वहां दिमाग मत लगाओ कि सुपर कंडक्टिंग में फ्लक्स 10 कैसे आया, वो बाद में सोच लेंगे। अगर उन्होंने कहा कि पहले 10 था तो अब आपको मान के चलना है 10 ही कांस्टेंट रहेगा, दैट्स इट, क्लियर है। बाद में आके लड़ लेंगे कि 10 कैसे आया, ये नहीं आया, उन्होंने बोल दिया तो उस फ्रेम में जाके सोच लो ना यार। भाई मान लें वो दे दें कि एक इंसान है, 10 मीटर बड़ा इंसान है, वो दौड़ते हुए इस वेलोसिटी से बॉल फेंकेगा, कितनी देर में नीचे गिरेगी। बच्चा वहां दिमाग लगा रहा है 10 मीटर लंबा इंसान ही नहीं होता, 10 मीटर का मतलब लगभग वो 32-33 फीट, नहीं लगाना दिमाग यार अपने को। उन्होंने बोला 10 मीटर, पेपर में आया, अपने को करने का, भाई ने बोला तो करने का, खत्म बात। बाद में आके हम बोलेंगे, बाद में बोल देंगे अरे 10 मीटर लंबा आदमी थोड़ी होता है, ठीक है, उस समय तो बोनस नहीं करने वाले, उनका हमने डेटा दिया था करो। अरे वो 1 मीटर लिखने वाले थे, गलती से डॉट हट गया, तो उन्होंने कहा ठीक है यार, जो है वो है, क्या करोगे, ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आया और अभी तक इंड्यूस ईएमएफ नहीं आया। तो एक इंड्यूस ईएमएफ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो उसमें बात कर ली जाए, ठीक है। हो सकता है आप में से मिस्टेक नहीं करते हो, तो क्वेश्चन पिक करने का तरीका मेरा वही है कि जहां जहां आप बेवकूफियां करते हो, गलतियां करते हो, दैट्स इट। चलिए बताइए, a conducting ring is placed in uniform external magnetic field present in space within the ring perpendicular to plane of ring. The magnetic field changes at constant rate due to which the current of magnitude 4 ampere flows in the ring. The resistance of PQR and PSR are 4 and 8 respectively. Then EMF induced in the ring, potential difference between P and R is 0 as conservative field in the ring and the wire 0. ठीक है, चलो ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ना है पढ़ लो,
पॉज कर लो और कर लो पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे, पहले आइए थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। मान लीजिए यहां टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता, ये जो बी है ये टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ क्या कर रहा है मुझे बताएंगे, वेरी कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, क्या मेरी बात क्लियर है? टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो आपको पता है कि इस लूप में ईएमएफ आएगा। मान लो कि लूप में ईएमएफ आ गया, लूप में ईएमएफ आ गया, कुछ मान लो एक डेटा के साथ बात करो, ठीक है। एग्जैक्टली पिछला क्वेश्चन नहीं है, पिछले क्वेश्चन पे आऊंगा, पिछले क्वेश्चन पे आऊंगा, पहले मैं उससे पहले उसके कॉन्सेप्ट पे बात करना चाहता हूं, ठीक है। मान लीजिए ये यूनिफॉर्म loop, let loop is made of यूनिफॉर्म वायर, मतलब हर जगह रेजिस्टेंस एक जैसा है, ठीक है, हर जगह रेजिस्टेंस एक जैसा है। मान लो आपने कैलकुलेशन किया, उससे ईएमएफ आ गया मान लो 200 वोल्ट, सपोज करो 200 वोल्ट आ गया। इसकी सरकमफ्रेंस जो है, सरकमफ्रेंस इसकी जो लेंथ है लूप की, लेट से वो 100 मीटर मान लेता हूँ, 100 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, लेट से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको जो रेजिस्टेंस मानना है वो भी मान लीजिए वो भी 100 ओम ही मान लेता हूँ, डेटा बड़ा आसान सा ले रहा हूँ। पहली बात, ये ईएमएफ जो 200 वोल्ट आया है, इसका एक तरीका होता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, उसके ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, ये हम मानते हैं कि भाई अच्छा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इसमें, और वो इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाता है। तो अभी तो हम उसमें नहीं जा रहा, इसके रीजन में, अभी मैं पहले फैराडे लॉ पे ही हूँ, ठीक है। ये 200 वोल्ट कहाँ आया, ये कहाँ पैदा हुआ? मतलब जैसे ही मैंने टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लगाया, क्या यहाँ से बैटरियां पैदा हो के नीचे गिर रही है? ये बैटरी पैदा हो के नीचे गिर रही है, ऐसा है क्या? नहीं, बैटरी पैदा होके तो नीचे नहीं गिर रही, क्या मेरी बात समझ रहे हैं, है ना? तो पैदा होके नीचे नहीं गिर रही, बैटरी यहाँ बन रही है। अब मेरा ये है कहाँ बन रही है, तो ध्यान रखिएगा सब जगह। मैं मान रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर ये है, सिमेट्रिक है, ऑब्वियसली बात है, कुछ स्टैंडर्ड्स मानने पड़ते हैं। तो ठीक है, तो याद रखिएगा हर जगह एक एक बैटरी बन रही है, हर जगह एक एक बैटरी बन रही है, ऐसे ऐसे बहुत सारी बैटरियां बन रही है, और ये क्यूमुलेटिव, ये सारी बैटरी सीरीज में होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है जेई इनमें सीरीज पैरेलल फंसा देता है, तो बच्चे फंस जाते हैं, आधा लूप इधर फंसा दिया, आधा लूप उधर फंसा दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए 100 वोल्ट यूनिफॉर्मली है। ये रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म होता है या नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इससे कोई मतलब नहीं, आधा कॉपर होता आधा आयरन होता, कोई फर्क नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही आता है, शर्त ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड सब जगह मतलब सिमेट्रिक होता है, ऐसे ही होता है। ये रहा, ये ऐसे ही आएगा, दैट्स इट, पक्की बात, 100% क्लियर। अब हर जगह बैटरी है, तो हर जगह बैटरी है, तो ईएमएफ इसमें टोटल इकट्ठा हो गया कितना है मुझे बताओगे? 100 वोल्ट है, ठीक है। मैंने रेजिस्टेंस कितना दिया है? 100 ओम, तो करंट कितनी आई मुझे बताओगे? ईएमएफ 200 वोल्ट है, और 2 एम्पियर आएगी, 2 एम्पियर आएगी। करंट भी दौड़ा दी मैंने, करंट भी दौड़ा दी, क्या मेरी बात क्लियर है? करंट कितनी आई? 2 एम्पियर। अब सुनना ध्यान से, मैं यहां पर 1 सेंटीमीटर लेंथ का एक टुकड़ा ले रहा हूं, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लेंथ का एक टुकड़ा लिया मैंने, 1 सेंटीमीटर लेंथ का टुकड़ा लिया है ना, क्या मेरी बात क्लियर है? 1 सेंटीमीटर लेंथ का मैंने टुकड़ा लिया है, क्या क्लियर है? 1 सेंटीमीटर लेंथ का टुकड़ा लिया, इस 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितना वोल्टेज आएगा? तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैंने सरकमफ्रेंस ली थी 100 सेंटीमीटर, और ये लेंथ कितनी है? सॉरी ईएमएफ है 200, तो ये 2 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। अरे 100 सेंटीमीटर पूरी सरकमफ्रेंस है, 200 वोल्ट माना है, तो 1 सेंटीमीटर पे 2 वोल्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस 100 सेंटीमीटर पे 100 ओम है, 2 वोल्ट कॉमा 1 ओम, पक्का। इस बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? इस बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज आपको पता है, डिस्चार्ज हो रही है, अच्छा सारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो ई माइनस आई आर, 2 माइनस आई, आई है 2 इंटू R1, 0 वोल्ट। याद रखिएगा ईएमएफ पैदा हो रहा है, एक्चुअली यही तो खेल है, बेसिक वाली बात है, जब फैराडे लॉ समझा रहे होते हैं तभी बात आती है। करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन और हर छोटे छोटे सेक्शन में हर जगह बैटरी जैसा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। मतलब एक्चुअली ये बैटरी कहीं पैदा ही नहीं हो रही, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया जिसने सारे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा दिया, और ये आप चैप्टर में आगे जाके पढ़ते हो, यही बात कर लेता हूँ, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, दैट्स इट।
कोई बैटरी पैदा नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर कोई पूछता इस सवाल में कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई भी है, ये 60 डिग्री पर है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, या ये पॉइंट है सी, वो कहते हैं ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, सारे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ही आते बेटा, सारे। तो बच्चों को लगता है पोटेंशियल डिफरेंस के बिना करंट कैसे फ्लो हो रही, हर छोटे छोटे मैं पोटेंशियल एक्चुअली बैटरी जैसा कुछ आता नहीं है। फैराडेज लॉस इस फिनोमेना को समझाने का एक जुगाड़, एक अच्छा रास्ता है। लॉ है तो जुगाड़ तो नहीं बोलूंगा, एक अच्छा रास्ता है। बाद में मैक्सवेल ने समझाया इसको कि यहाँ एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाया, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया। अब आप जेई देने जा रहे हो तो आपको ये सब बहुत बढ़िया से पता होना चाहिए, एकदम फंडामेंटल बात है इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने की। तो अगर मैं आपसे पूछता ये लूप बिल्कुल एक जैसा बना होता तो लूप में ईएमएफ है, लूप में ईएमएफ 200 वोल्ट है, लेकिन मैं लूप के कोई भी दो हिस्सों को पकड़ लूं और मैं पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। इन दो पॉइंट को पकड़ लो, इन दो पॉइंट को पकड़ लो, किन्हीं दो पॉइंट को पकड़ लो, क्यों? इस 1 सेंटीमीटर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आया। आप इतना लगाएंगे तो इस बैटरी पे जीरो, इस बैटरी पे भी जीरो, ऐसे जोड़ते जाओ, इसका जीरो, अच्छा जीरो को 2 बार जोड़ोगे तो भी जीरो, जीरो को 7 बार जोड़ोगे तो भी जीरो। तो अब ये हुआ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वाले में भी बहुत सारे बच्चों को फिनोमेना नहीं पता होगी। मेरी बात समझ आ रही है शायद? हाँ, अब आ रहा हूं मैं फिर। अब इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, रेजिस्टेंस बदल दिया। जब रेजिस्टेंस बदल दिया तो अब पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता है, अब पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि अब क्या होगा, मैं ये नहीं कह सकता कि 100 सेंटीमीटर लंबा तार है, 100 ओम है तो हर सेंटीमीटर पे 1 ओम, नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस हर जगह का अलग अलग है। तो हम डायग्राम बनाएंगे आराम से। तो पहले मैंने आपको बेसिक समझा दिया। क्या मेरा बेसिक बात समझ में आई या नहीं आई? पीछे चलना तो क्वेश्चन पढ़ के ही ठीक है। मुझे बताइए, पहला रिंग है, प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, जिसके कारण करंट मेरी आई है 4 एम्पियर। क्वेश्चन में दे रखा है 4 एम्पियर करंट आई है, डन। रेजिस्टेंस पी क्यू आर का जो रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन एज इट इज रहने देता हूं, पी क्यू आर इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस है 4 ओम और इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस है 8 ओम, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? 12। तो करंट होती है जो भी ईएमएफ आएगा डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में ही है, 12। तो ईएमएफ आएगा पूरे लूप में, जो ईएमएफ पैदा हुआ है, देखो ईएमएफ और वोल्टेज में अंतर होता है, याद रखिएगा, बहुत अंतर होता है। इवन एचसीवीजी में भी बहुत कुछ 2-4 क्वेश्चंस है जो बच्चों को टिक करवा के कहता हूँ कि बेटा ये जेई ने पूछे ना तो तुम्हें अपनी गलती पेपर से देने के आने के बाद समझ में आएगी, अभी समझ लो पहले तो पेपर में सही करोगे। तो वो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ईएमएफ इन लूप, तो वो डी फाई बाई डी टी देता है। आपको डेल भी बताना है तो हर जगह का अलग अलग सर्किट डायग्राम बनाओ, ये मेरा सजेशन है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो बैटरी भी लगाओ और उतने समय रेजिस्टेंस भी लगाओ, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, एचसीवी वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूंगा, कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, है ना। अभी ये रहा, तो ईएमएफ आएगा 24 वोल्ट, ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस इन द रिंग 24 वोल्ट, दैट्स ऑल। अब इस ईएमएफ को मैं चाहे, अच्छा ये ईएमएफ पूरे लूप में सिमेट्रिकली आएगा, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस अलग अलग हो, डजंट मैटर, ये इसमें भेदभाव नहीं करेगा। अब मुझे उन्होंने पी और आर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो मेरे को इस जगह करना है, तो 2 हाफ्स में बैटरी बांट दूं। अगर वो 4 क्वार्टर में पूछते हैं तो मैं 4 ऐसे टुकड़े कर देता। अभी उन्होंने सिर्फ मुझे इधर और इधर की बात की है, तो मैं 2 बराबर हिस्सों में बांट दूं बैटरी को। तो मान लेता हूं यहां मेरा वोल्टेज है 24 वोल्ट और यहां मेरा वोल्टेज है 24 वोल्ट। क्या मेरी बात क्लियर है? 24 वोल्ट, 24 वोल्ट, 24 यहां, 24 यहां, डन। 24 वोल्ट, 24 वोल्ट, क्लियर, और करंट जस्टिफाइड है। अब आप V इक्वल टू आई आर लगा दीजिए, दैट्स ऑल। करंट कितनी आएगी मुझे बताएंगे, करंट अपनी कितनी आई है 4 एम्पियर, और दोनों तरफ से इस बार रेजिस्टेंस सिमेट्रिक नहीं है। अगर सिमेट्रिक होता, जैसे ये 8 और 4 था 12, 6 और 6 होता, आप देखिएगा ये 0 आता, 0 आता डैम श्योर। अच्छा, किसी भी दोनों बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, अच्छा करंट तो ऐसे जा रहा है, दोनों बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो वोल्टेज सीधे लिख सकते हो E माइनस आई आर। आपको मैग्नीट्यूड चाहिए वैसे भी, E है 24 माइनस 8 इंटू करंट 4, तो माइनस 8 आया, और इधर से लिखिए तो E माइनस आई आर, तो 24 माइनस 4 इंटू इसका रेजिस्टेंस 4, तो 8, और आना ही था नेगेटिव, क्योंकि इसका मैंने प्लस नीचे बनाया, इसका प्लस ऊपर बनाया। तो वोल्टेज अक्रॉस P और R का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मैग्नीट्यूड 8 वोल्ट आएगा। और आप चाहें तो आराम से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जम करके भी जा सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ 6 होता, 6 रख के देखो,
6 होता तो 24 माइनस 24 0 आता, डैम श्योर। अगर ये यूनिफॉर्म बना होता, यूनिफॉर्म बना होता या नहीं बना होता, ईएमएफ तो हर जगह वही आता अगर मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्रिक है तो। वो तो मान रहे हैं, वो तो क्वेश्चन में दिया भी नहीं है, मानते हैं। तो अगर ये यूनिफॉर्म आधा कॉपर आधा आयरन होता तब भी बैटरी तो इक्वल हिस्से पे इक्वल जैसी है, लेकिन आधा आयरन और आधा कॉपर होता तो रेजिस्टेंस अलग अलग होती तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता। यही इस क्वेश्चन में समझाना था। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 8 है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड आर इज 0, नहीं पहले ही गलत हो गया। एज कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही बातें गलत है। यहाँ पे एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। अच्छा, आप बोलेंगे सर नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंजर्वेटिव होता है। जो जेईई की तैयारी कर रहा होगा उसको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 2 होते हैं भैया। एडवांस की तैयारी कर रहे हो, 2-2-3 बार सवाल दाग चुका है ये तो जेईई। अरे 2-2-3 बार सवाल दाग चुका है भैया, सिर्फ थियोरेटिकल। हाँ हाँ, एक बार पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी कैसी हो सकती है, एक सर्कुलर ऑप्शन था, बच्चा कहता है सर्कल थोड़ी बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, एक जो चार्ज पैदा करता है और जो एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है वो कंजर्वेटिव होता है, और जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। इसकी लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, इसकी लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, सवाल था कि कौन सी इलेक्ट्रिक लाइंस पॉसिबल है, उसमें उन्होंने एक डायग्राम ऐसा बना दिया था। बच्चों ने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जेई ने आंसर में दिया था। एडवांस का सवाल ढूंढ लेना कि विच ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पॉसिबल। उन्होंने कब कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद चार्ज, उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 लोग पैदा करते हैं, चार्ज, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इसलिए सर्किट के इलेक्ट्रॉन्स को चला रहा है। पूरे ईएमआई का बेस यही है ना। क्लियर? कुछ बच्चे बोलेंगे सर समझ नहीं आया, तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप पोगो चैनल देख सकते हो जाके। ठीक है, क्लियर? अरे बातें हैवी चल रही है तो ऑब्वियसली बात है। ठीक है, क्लियर? कल की तारीख में इसरो चले गए, वहां जाके वो बात कर रहे हैं कि सर अपन इस ऑर्बिट से ऐसे कर देंगे। कि सर एकदम बेसिक से बताओ सर, बेसिक। वो कहेंगे कहाँ से? सर 2 के पहाड़ से, सर 2 के पहाड़ से, 2 के पहाड़ से। भगा देंगे भैया। तो एडवांस की तैयारी चल रही है, यहाँ मिशन मार्स की तैयारी चल रही है है ना? ठीक है, और आप बात कर रहे हो कि सर ये एडवांस की तैयारी चल रही है, तो वही मेरे हिसाब से बातें समझ में आई होगी। इस चैप्टर में एक बहुत बेसिक चीज थी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, पता होगा। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट अ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नॉन कंजर्वेटिव नेचर एंड which is responsible for flow of current in such type of situation। ये होता है बेसिक, ये पहले ही बिल्कुल फीड किया जाता है कि हाँ भैया यही है। ठीक है, और दूसरा अगर ये किसी भी अलग अलग मटेरियल का बना होता है, सब जगह ये सेम आता है। हाँ, मटेरियल डिफरेंट होता है तो रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, तो डेल भी बदल सकता है। क्लियर मेरी बात? ये जेई का आंसर था, बिल्कुल आंसर था। एडवांस का है भैया सवाल। ठीक है, हाँ अब एक और चीज, एचसीवी वाला सवाल डिस्कस करना है तो चलो मैं वो भी, एक हल्का सा सवाल है, आप ढूंढ लीजिएगा। सवाल अच्छा है, अगर मान लो एडवांस में आया तो आप वैसे कर लेंगे। ठीक है, ये रहा एक लूप है, ऐसे एंटर कर रहा है, एक लूप है ऐसे एंटर कर रहा है, मान लो ये रहा लूप, ये v स्पीड से एंटर कर रहा है। सिर्फ उन्होंने ये पूछा था ए बी सी डी, उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि हर साइड में ईएमएफ बताओ और हर साइड में वोल्टेज बताओ, हर साइड में ईएमएफ बताओ, हर साइड में मतलब वोल्टेज बताओ। आप ढूंढिएगा सवाल। तो ईएमएफ तो सिर्फ ए बी में आएगा, ईएमएफ तो सिर्फ ए बी में आएगा मोशनल के कारण, ए बी में आएगा, और कितना आएगा वी बी एल, ये लेंथ है, ये भी मान लो एल लेंथ मान लेता हूँ, एल अगर ये स्क्वायर है तो मान लो, वहां स्क्वायर नहीं था रेक्टेंगल था, तो ईएमएफ और बाकी सब में ईएमएफ 0 आएगा, बाकी सारे साइड्स में, बाकी तीनों में 3 साइड्स इनमें 0 आएगा, क्योंकि मोशनल ईएमएफ 0 आएगा। इसमें तो वेलोसिटी लेंथ पैरेलल है, इसमें भी पैरेलल है, और इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, बाहर 0 है। हाँ, वोल्टेज सब में आएगा। तो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जब बनाओगे, वोल्टेज को समझदारी से सॉल्व करना होता है, याद रखिएगा। यहाँ VBL, और मैंने अगर इसे स्क्वायर मान लिया तो R/4 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 R/4। अब करंट फ्लो करा दो I, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा E माइनस IR, इसके अक्रॉस I इंटू R/4, इसके अक्रॉस I इंटू R/4, इसके अक्रॉस I इंटू R/4। वोल्टेज एंड EMF आर 2 एंटायरली डिफरेंट थिंग्स, और स्पेशली EMI में तो इनमें बहुत घोटाला होता है। ये क्वेश्चन इस पर्पस के लिए था, मैं उसके रिलेवेंट की आजू बाजू की थ्योरी साथ बताते चलता हूँ। क्लियर है मेरी बात? 100%। क्वेश्चंस तो बहुत है, समय कम होता है, क्वेश्चंस मैं AC ले लेता हूँ, फिर बाद में क्या होगा कि AC वाला सवाल
छूट जाएगा, तो एसी वाला क्वेश्चन छूट जाए, कोई मतलब नहीं, ठीक है। एसी का क्वेश्चन पढ़िए। मैं एसी के क्वेश्चन में थोड़ी सी सवाल अगेन बहाना होता है, मुझे बहुत सारी बातें करनी होती, ठीक है। कोई भी सवाल हम कहीं से भी शुरू होकर कहीं भी जा सकते हैं ना। हाँ ठीक है, अभी सवाल की बात कर रहे हैं तो आहा, पढ़ो एक बार सवाल देखो। अनचार्ज कैपेसिटर C is connected in series with 50 ohm and with AC source as shown, ठीक है। In the figure, if the switch S is closed at t equals to 0, ठीक है, बढ़िया है। The maximum value of VA minus VB is K volt. Calculate the K volt. देखो मुद्दा क्या है, अगेन आपसे क्या पूछा गया है। अच्छा, इस तरह का पोटेंशियल डिफरेंस वाला सवाल आई थिंक मेरे हिसाब से पहले भी आया है, लेकिन वो बहुत सस्ता सवाल था जेई में, ठीक है। वो अच्छा सवाल था, मतलब आसान, मतलब सस्ता तो जेई है तो कुछ भी नहीं होता है। टेन साइन, पहले वो बात कर लेता हूँ, ठीक है। जेई का एक सवाल आया था, VA बराबर, अच्छा डेटा मैच नहीं करेगा, मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब उसकी आत्मा बता रहा हूँ यार, मेरे को तो डेटा, एक ही बताओ, पिछले पेज का तो डेटा मुझे याद नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन का डेटा कैसे याद रहेगा, हाँ उसकी आत्मा याद रहती है, ठीक है। टेन साइन ओमेगा टी प्लस π/3, मैंने एसएम में भी आपको फेजर समझाया था। अगर जेई कहता VA प्लस VB निकालो, तो फेजर कैसे बनाते, VA प्लस VB, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा डेटा चेंज कर देते हैं, 20 कर देते हैं, ताकि डेटा डिफरेंट भी दिखे। VA प्लस VB कैसे करते, तो यहाँ 10 ड्रॉ करते और VB को इससे π/3 आगे ड्रॉ करते थे। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, VA माइनस VB जेई ने पहली बार पूछा, क्योंकि हम वोल्टेजेस को जोड़ते हैं जनरली, और घटाया हमने सिर्फ एक बार जब इंडक्टर कैपेसिटर अपोजिट थे, ठीक है। जनरली वोल्टेज जोड़ते हैं सारे वोल्टेज। VA माइनस VB में ये होता कि आप इसको 10 यहाँ ड्रॉ करते और 20 यहाँ ड्रॉ करने का सिर्फ नाटक करते और इधर ड्रॉ कर देते। माइनस का मतलब किसी भी वेक्टर का आगे अगर माइनस लग गया तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो रिवर्स करना बड़ा आसान है। क्या मेरी बात क्लियर है? और ठीक है, आप बात समझ गए। उन्होंने ऐसा बोला था कि भाई ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके बीच में हमने लगा दिया एक वोल्ट मीटर। अच्छा सवाल था, आके चौंकाया था लोगों को उन्होंने, बाकी है तो बेसिक से था, तो बेसिक ही, ठीक है। जब फेजर पढ़ाते वही, ये वोल्ट मीटर लगाया उन्होंने, ए का वोल्टेज और बी का वोल्टेज दिया था और वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछी थी। तो वोल्ट मीटर कभी भी पोटेंशियल का सम थोड़ी रीड करता है यार। ये वोल्ट मीटर है, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 12 वोल्ट है, तो वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, 12 वोल्ट 10 वोल्ट। आप बोलेंगे नहीं 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 सर 22 वोल्ट, 22 वोल्ट कैसे रीड कर जाएगा यार? अरे कितना रीड करेगा, यहाँ 12 वोल्ट है 10 वोल्ट है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी? वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी 2 वोल्ट, वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी 2 वोल्ट। क्लियर है मेरी बात? 100% पक्का क्लियर? चलिए, तो ये चीज तो क्लियर है कम से कम, डन, ठीक है। अब इसको अप्लाई करते हैं। अब देखिए, पैरेलल में तो उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, पैरेलल में क्वेश्चन पूछे हैं, नेट करंट वारंट पूछी जाती तो वो तो सब सेकेंडरी होता, वो सब मैं बता ही देता, ठीक है। उन्होंने करंट पूछी है, करंट का फेज डिफरेंस वगैरह पूछा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने, मान लीजिए उन्होंने शायद VA माइनस VB पूछा है, वो कह देते हैं यहाँ एक आइडल वोल्ट मीटर लगा दिया, यहाँ क्या लगा दिया, एक आइडल वोल्ट मीटर लगा दिया, और जब भी वोल्ट मीटर लगाया जाएगा तो मान के चलिए वो RMS रीडिंग देगा। वो कितनी रीडिंग देगा? RMS, ठीक है। तो उन्होंने शायद, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू पूछी, तो RMS में 1/√2 कर देंगे, सारे अपने साइन फंक्शन ही है। तो जेई बड़े आराम से इतना तक पूछ चुकी है, जितना वो पूछे उतना तो मैं बता ही दूंगा। उसके अलावा बात कर रहा हूं कि इफ दे अप्लाई अ वोल्ट मीटर हियर, व्हाट इज इट्स रीडिंग? अमीटर पूछा होता तो अमीटर तो वो पूछ चुके हैं, ये भी बात कर लेंगे अपन, है ना। तो काम करता हूँ, क्वेश्चन तो एज इट इज रहने देता हूँ, अब इस क्वेश्चन में मैं चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है। ये चलिए पहले काम ही शुरू कर देता है। अब होगा क्या, देखिए इस पूरे पर भाई यही वोल्टेज है, इस पूरे पर भी यही वोल्टेज है, ठीक है। तो दोनों सीरीज को अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है। नीचे वाला, अच्छा दोनों आर है तो बहुत ही आसान है, अगर नीचे वाला आर है, अच्छा दोनों आर लगे हुए हैं, हम तो एल भी लगा लेते तब भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मैं अपर ब्रांच को सॉल्व कर रहा हूँ, या पहले मतलब लोअर को कर लेते हैं, आसान है। तो लोअर ब्रांच में करंट कितनी आएगी? मान लीजिए इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2, ठीक है। T0 पे स्विच क्लोज हुआ है, इसके क्या मायने हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। अगर T0 पे नहीं होता तो भी मैक्सिमम वैल्यू वही आती, ठीक है। क्लियर? अभी क्या है,
लोअर ब्रांच को सॉल्व करें तो इसका Z तो 200 ही आएगा, 200 ओम आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस ही है सारा। करंट कितनी आएगी? करंट को अगर मैं फंक्शन वाइज भी लिखूं तो करंट आएगी सीधे सीधे, मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो जिधर वोल्टेज है उधर ही करंट आएगी क्योंकि सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, प्योरली रेजिस्टिव है। तो करंट का अगर मैं फंक्शन लिखना चाहूं तो क्या आएगा? 16 sin 100t डिवाइडेड बाय 200। अच्छा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो बहुत ही आसान होता है सब। आपका करंट और वोल्टेज सेम फेस में होता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है ना। तो कितना आ जाएगा? इसको एज इट इज छोड़ दे क्या? ठीक है, 16 साइन दिस, ठीक है, छोड़ देते हैं। तो 8/100 लिख देता हूँ, 8/100 साइन 100t। ये करंट आ गई, दैट्स ऑल। ये करंट आ गई, क्लियर है ये? अच्छा, करंट की मैंने आरएमएस वैल्यू नहीं निकाली, पीक वैल्यू नहीं निकाली, यहाँ मैं इंस्टेंटेनियसली खेल रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई जोर नहीं आया, यहाँ एलआर होता तो थोड़ा मजा आता। चलो कोई बात नहीं, ऊपर तो आरसी दिया, कम से कम एक जगह तो कुछ बताने के लिए, यहाँ तो चलो आसान है ये, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि लेट से यहाँ वोल्टेज है 0, यहाँ है 16 साइन 100t, मान लेता हूं। मैंने मान लिया कि स्टार्टिंग में यहाँ पॉजिटिव था, ठीक है, कुछ भी मान के शुरू कर रहा हूँ। एक बात, अच्छा एसी में पॉजिटिव नेगेटिव बदलते रहते हैं, मैंने यहाँ मान लिया इसके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा 16 साइन 100t होना चाहिए, तो वहां 0 मान लेते हैं, यहाँ 16 साइन 100t, देख लो वोल्टेज वही है। यहाँ हर जगह कितना कितना होगा? 0 0, और यहाँ हर जगह ये होगा। क्या क्लियर है मेरी बात? अब मुझे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकालना है यहाँ बी पे। मैं रेजिस्टेंस को जंप कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, इंस्टेंटेनियसली आप बहुत कम खेलते हैं। VA माइनस VBJ पूछ चुका है, पैरेलल पूछ चुका है, मैंने दोनों को क्लब कर दिया है, दोनों को मिक्स कर दिया इंस्टेंटेनियसली। जब रेजिस्टेंस को जंप करेंगे कोई इश्यू नहीं है, रेजिस्टेंस में वोल्टेज करंट के फेस में ही होता है। तो यहां को जंप करेंगे तो यहां वोल्टेज सीधे सीधे आएगा, इसका रेजिस्टेंस है 100, तो यहां वोल्टेज है 0, 0 प्लस 100i, सीधा वोल्टेज ही आएगा। और आप चाहे तो यहां अगर आपको डायग्राम में गंदगी लग रही है तो मैं यहीं लिख देता हूं, ठीक है। यहां VB क्या आएगा? 0। अच्छा, मैं रेजिस्टेंस में करंट के ऑपोजिट जा रहा हूं तो प्लस IR, अच्छा सीधे IR, I इंटू आर। अगर इंडक्टर आएगा तो इंडक्टर में LdI/dt लगाना पड़ेगा, कैपेसिटर आएगा तो Q/C। ये थोड़ा सा गेम है इंस्टेंटेनियस वाला, ठीक है। तो अभी यहां से यहां गया हूं IR, तो यहां से यहां गया तो IR वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो I1 इंटू आर, ये I1 थी, I1 तो कितना आएगा मुझे बताएंगे? R की वैल्यू है मेरी 100, तो I1 इंटू 100 कितना आया मुझे बताओ? 8 साइन 100t। मतलब अगर आपसे उससे बी पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज पूछते तो भी अपने आप में एक सवाल था। I1 की RMS वैल्यू पूछते, अगर मान लो यहाँ पे एक अमीटर लगा देते, सपोज करो, मैं सारे बात में बता दूंगा, यहाँ अमीटर लगा देते तो अमीटर हमेशा RMS रीड करता, तो इसकी पीक वैल्यू आ रही है 8/100, तो RMS के लिए √2 डिवाइड कर देते। मैं इसमें अमीटर भी लगा दूंगा, जितना जय ने पूछा वो तो मैं बाई प्रोडक्ट है, वो तो साइड में ही निपट जाएगा, ठीक है। अब अपर ब्रांच को सॉल्व कर रहा हूं, अपर ब्रांच को सॉल्व कर रहा हूं मैं। अपर ब्रांच क्या होगी मुझे बताएंगे? ऊपर वाली जो ब्रांच है ये इसमें देखिए यहां थोड़ा मजा आने वाला है क्योंकि इसका फेजर डायग्राम बड़ा आसान था, आर और आर, इसमें एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है। तो पहले फेजर डायग्राम बनाओ। XC कितना आएगा? पहले XC निकालो। XC तो ऑरली निकाल सकते हैं, 100 माइक्रोफेरेड है, ओमेगा है 100, तो XC होता है 1/ωc। तो ओमेगा है मेरा 100 और ये है 100 माइक्रोफेरेड, तो 100 इंटू 10⁻⁻6, तो 100 10⁻⁻6 10⁻2 ऊपर गया तो 100, सब 100 बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया डेटा है। आर कितना है ऊपर वाले का रेजिस्टेंस? 50 ओम। तो Z कितना आएगा? Z आएगा XC² प्लस R², तो 100² प्लस 50² जोड़ो, तो 100² और 50², 50² कॉमन लो, 50² कॉमन लो तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बचा, सही कर रहा हूं ना? तो 50² और 100 का स्क्वायर, तो 50² कॉमन लिया तो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 1, तो Z आ जाएगा मेरा 50√5। दैट्स ऑल, क्लियर? ये Z2 आ गया सेकंड वाले सर्किट का, डन, ठीक है। इसमें करंट क्या आएगी? इसमें करंट आप सीधे ऐसे नहीं लिख सकते, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट नहीं है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट नहीं है, फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब मजा आएगा। जेई ने ऊपर वाले में सिर्फ आपसे अमीटर देके करंट पूछा, जितना पूछा अभी वो सब ड्रॉ कर दूंगा। एक काम करता हूँ, इसे ड्रॉ ही कर देता हूँ अलग से, ठीक है, ये रहा।
अच्छा, पेज कॉपी पेस्ट हो चुका है। तो यहां अगर वो अमीटर 2 लगाते A2 और यहां लगाता है अमीटर 1 और यहां लगाता है अमीटर A, तो A1 की रीडिंग तो आती मेरी 8/100 तो पीक करंट थी, डिवाइड बाय √2, खत्म बात। A2 की रीडिंग जो आती, इतना यही पूछ चुका है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। A2 की रीडिंग क्या आती, I2 निकाल लो। I2 आता मेरा, I2 का सिर्फ I2 की RMS वैल्यू, वो कितना आता, मैंने वोल्टेज कितना लगाया 16/√2, अच्छा RMS लिखना है तो इंटू 550√5, ये मैं साइड में कर रहा हूँ। I2 की सिर्फ RMS, इतना जई ने पूछा था बस वो लिख रहा हूँ। RMS वोल्टेज कितना है 16/√2 डिवाइडेड बाय Z, खत्म बात। ये आंसर होता है जो भी होता है, 16/50√10 जो भी होता है ये आंसर होता है, ठीक है। ये उन्होंने A1 A2 पूछे हैं, डैम श्योर वो RMS रीड करेगा, खत्म बात, क्लियर है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस में मजा आएगा, वहां आपको फेस लिखना पड़ता है, यही तो शानदार चीज है, ठीक है। अब यही शुरुआत कर चुकी है, VA और VB देके शुरुआत कर चुकी है, तो अब इसलिए बात है पूछा जा सकता है बिंदास। तो ये यहां पर इसका फेजर डायग्राम बनाऊं तो 50 ओम यहां ड्रॉ करूंगा, 50 इंटू I2। अच्छा, फेजर डायग्राम बनाना होता है, R यहां ड्रॉ होता है और XC यहां ड्रॉ होता है, तो XC कितना है, XC आया था अपना 100, तो 100 इंटू I2, तो नेट वोल्टेज बीच में आएगा और कितना आया जो भी आया, ठीक है। ये फाई कितना आया, फाई, ये एंगल है फाई, और करंट R के साथ होती है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है फाई का, ये फाई कितना है निकाल लो। इस 100 को उठा के सामने रखो तो 10 फाई कितना आ रहा है 2, 10 फाई आ रहा है 2, डन। तो अब आई का फंक्शन लिखने जा रहा हूं बेटा, अब आई का फंक्शन लिखने जा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू 16 डिवाइड बाय अपना Z 50√5, खत्म बात। ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू बाय Z, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी एज इट इज लिखो 100t प्लस ये वाला फाई, बेटा ये फाई लिखना पड़ेगा। इस ब्रांच में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस है, यही तो इसी का पूरा गेम है। अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में चलते हैं, अगर एक्सएल होता है तो आपका वोल्टेज आगे चलता है π/2 और एक्सी होता है तो π/2 पीछे चलता है। वो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का कॉम्बो है। एक्सी यहाँ ड्रॉ होता है, मतलब फेजर डायग्राम तो बनाया होगा, यहाँ रेजिस्टेंस ड्रॉ होता है, नेट वोल्टेज यहाँ आएगा। वोल्टेज और आई में कौन आगे, हमेशा घूमता हुआ ऐसे मानना है, ऐसे कौन आगे है, आई आगे है। आई कितना एंगल आगे है, फाई, तो ऐसे फेजर डायग्राम से ऐसे वैल्यूज लिखी जाती है बेटा। वी और आई के बीच में मतलब फेज डिफरेंस देखो और आई आगे है, तो ऐसे लिखा जाएगा +5। तो I2 लिखा है मैंने, अभी तो I2 लिखा है, अभी तो मजा आएगा। बोलेंगे सर ये क्या चल रहा है, सर क्या चल रहा है ये, ठीक है। सर पिछले डायग्राम में नहीं किया अपन ने, ठीक है। अब एक ही डायग्राम रहने दो यार, छोड़ो एक ही डायग्राम रहने दो, इसी को रहने दो, ठीक है। इसी में सब बता दिया, डन। अब मेरा है, मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है, ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखने के मेरे पास दो तरीके हैं, ठीक है। क्या कैसा काम हो रहा है, यहां से जाऊं और यहां से आऊं, इसको अभी अवॉइड करना। आप बोलेंगे सर इसके अक्रॉस वोल्टेज I इंटू एक्सी होता है, हमने पढ़ा हुआ है एसी में, वो RMS वोल्टेज होता है बेटा, पीक वोल्टेज होता है। इसके अक्रॉस वोल्टेज I इंटू एक्सी अगर इंस्टेंटेनियस लिखने जा रहे हो तो Q/C से खेलना पड़ जाएगा आपको। ये वाला रास्ता अभी प्रिफर नहीं कर रहा, इससे इसको भी जम करना सिखाता हूँ, लेकिन R वाले रास्ते से आओ, क्योंकि R में एक बहुत ही शानदार चीज होती है। R में जो भी करंट है वोल्टेज उसके फेस में होता है, जो भी करंट है, तो करंट ही आ गई। अगर मैं आपसे इसकी इंस्टेंटेनियस करंट, जेई ने इतना पूछा था। अच्छा एक और चीज पूछी थी अभी, अमीटर A, इन दोनों को जोड़ोगे तो बच्चे बोलेंगे I1 + I2, ऐसे सीधे केसीएल थोड़ी लगाते हैं, फिर तो एडवांस का वो सवाल आपका निपट गया। इन दोनों को फेजर डायग्राम से जोड़ा जाएगा, फेजर डायग्राम से जोड़ा जाएगा, तो वो फेजर डायग्राम से जोड़ लेंगे अपन। अभी तो I2 इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, मैं रेजिस्टेंस को जम कर रहा हूं, तो जो करंट का फंक्शन है वही वोल्टेज का होगा, सेम फेस में होते हैं। तो ये VA कितना आएगा, VA इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 + I2 इंटू जो भी R है, R कितना है 50 है, वैल्यू लिख दो, कितना आएगा 50 मल्टीप्लाई कर दो, तो 16√5 साइन 40 + 5, ये मेरा आया I2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब बवाल चल रहा है अभी तक भैया, पोटेंशियल A का आ गया, B का आ गया,
एक क्वेश्चन ऐसा लो जो सब फंडों पे धराशायी हो, इस लेवल को जेई ने टच नहीं किया है। डन, ये रहा। अब आपको I1 और I2 जोड़ने हैं तो फेजर डायग्राम से जोड़ लेना। I1 का फंक्शन दिया हुआ है, चलो पहले जो नहीं पूछा है मैं वो भी करवा देता हूं। एक मिनट रुकना यार। I1 अगर नेट करंट पूछी होती जेई ने, I1 प्लस I2, ये जेई पूछ चुका है इतना। तो I1 क्या था, 8/100 साइन। जो क्वेश्चन में नहीं पूछा मैं तो वो तो बाई प्रोडक्ट दे रहा हूँ, इतना तो भैया जेई टच कर चुकी है। 16/50√2, 16/50√5, सॉरी √5 साइन 100t प्लस 5। ये अमीटर की रीडिंग है। ध्यान रखिएगा आरएमएस और पीक में आपको केसीएल केवीएल नहीं लगाना होता है, 2 और 2 4 नहीं होती, ये तो ऐसी पढ़ाई होगा। अरे आर के अक्रॉस वोल्टेज 100 है, एल के अक्रॉस वोल्टेज 100 है, सी के अक्रॉस वोल्टेज 100 है, आपने कहा 100 100 100, बवाल हो जाएगा। वोल्टेज को जोड़ने का तरीका होता है सीरीज में। ये होता है वोल्टेज, इसी से तो फॉर्मूला बनता है √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जो आप जेड रटते हैं, इससे बनता है वोल्टेज, ऐसे जुड़ते हैं। तो अभी इनको फेजर डायग्राम में ड्रॉ कर दो। तो 8/100 यहां ड्रॉ होगा और यहां से फाई एंगल आगे 16/50√5 ड्रॉ। इन दोनों करंट्स को जोड़ दो, खत्म बात। ये करंट आ गई। आप बोलेंगे सर ये फाई कैसे आएगा, tan फाई दिया हुआ तो था 2, तो आपको कंपोनेंट करना है, तो साइन फाई कितना हो जाएगा 2/√5, कॉस फाई 1/√5। अरे इतनी टेक्नोमेट्री तो आती होगी। यहाँ 8/100, इसका इधर कंपोनेंट क्या लोगे, कॉस, तो 16/50√5 इंटू कॉस है 1/√5, और इधर 16/50√5 इंटू साइन 5, तो 2/√5। ये बन गया आपका √5। सॉल्व कर लोगे तो आप क्या इन दोनों को जोड़ के नेट करंट निकाल लोगे। ये आंसर है। ऐसे जुड़ता है सब कुछ, फेजर से होता है भैया, सब कुछ फेजर की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। पक्का, ये वो पूछ चुके हैं इतना, तो VA माइनस VB क्यों नहीं पूछ सकते, और VA माइनस VB अलग से पूछ चुके हैं। ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या आया बताओ, ए पॉइंट का पोटेंशियल आया 16/√5 साइन ओमेगा टी प्लस 5, 16/√5 साइन 100t प्लस 5। VB क्या आया था मेरा, बी पॉइंट का पोटेंशियल, और मेरे हिसाब से एक एक चीज समझाते हुए गया हूं। VB आया मेरा 8 साइन 100t। क्या यहां तक क्लियर है, क्या मेरी बात समझ आई, यहां तक 100% सोच लो, बढ़िया। डन। VA माइनस VB पूछा है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था फेजर डायग्राम, और देखो दोनों बातें रिवाइज हो गई। फेजर डायग्राम प्लस में कैसे बनता है और माइनस में कैसे बनता है। माइनस में, और ये तो जेई ने बिल्कुल सवाल पूछा है, तो VA ड्रॉ करो या VB ड्रॉ कर दो। अच्छा, उन्होंने VB माइनस VA पूछा है या VA माइनस VB, VA माइनस VB, ठीक है। अपन इसका मोड बता देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं VB माइनस VA कर लेता हूँ, आसान होगा। VB माइनस VA कर दूं, अरे एक ही बात है यार, उसका नेगेटिव लगा दूंगा, आसान क्यों है। VB यहां ड्रॉ हो गया 8 साइन 8 यहां ड्रॉ हो गया। अच्छा, इसका फेज 0 है, इसलिए थोड़े बस लालच में इसको पहले लिख दिया, इसका फेज 0, ये लाइन यहाँ आ गया, नहीं तो इसको रिवर्स करता, कोई बात नहीं, एक ही बात है। इसको कितना आगे ड्रॉ करूंगा, +5, लेकिन मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे माइनस VA करना है, तो इधर ड्रॉ होगा, तो ये रहा, दैट्स ऑल। ये जेई पूछ चुका है VA VB देख के, तो अब मैंने VA VB निकलवा भी दिए पूरा क्वेश्चन, और आई जेई पूछ चुका है, तो 2 और 2 4 कर दिए मैंने, दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया। जेई में 2 कॉन्सेप्ट आए, वो दोनों कवर भी कर दिए, प्लस पूरा सवाल भी बना दिया। क्या आएगा, इसकी वैल्यू बताओ 16√5, ये एंगल फाई, कंपोनेंट बताओ, इसका इधर कंपोनेंट आएगा साइन, तो 16√5 इंटू साइन फाई की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 2/√5, तो 32/5। इधर 16/√5 कॉस फाई की वैल्यू भी निकाल चुका हूँ 1/√5, 16/5। थोड़ा सा ऑल सॉल्व करो,
आप बोलेंगे सर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। अरे मेरे को खुद को कैलकुलेशन, मैं तो बच्चे को बता के छोड़ देता हूँ, आप सॉल्व कर लो। मैं खुद ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना आपके लिए, साथ के साथ ही कर तो रहा हूँ। ठीक है, क्या आएगा मुझे बताओ। यहाँ 16, ये 16/5, ये 8, तो इधर बचा 8 माइनस 16/5, कितना आएगा? 40, 24/5। इधर इधर 32/5। ये आएगा आपका वी माइनस वी। ये जो आपको वोल्टेज चाहिए, वोल्टमीटर चाहिए, उसकी रीडिंग है। स्क्वायर ऐड कर दो, कितना आएगा? √24² प्लस 32² बाई 5, 5 तो कॉमन आ गया। 24² प्लस 32² करो, 24² और 32² में 8² कॉमन आ गया, तो 8 बार आ गया। अंदर बचा 3² प्लस 4²। बहुत ही शानदार डेटा है। मुझे लग रहा था डेटा बहुत गंदा है, जैसे 10/2 आया ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार ये डेटा गंदा है, लेकिन ठीक है, एक्सप्रेस नहीं करते हम लोग। मेरे को लगा बे यार, क्योंकि मेरे को हर्डल कैलकुलेशन में आती है। कैलकुलेशन में मेरे को लगता है कि यार ये क्या, क्योंकि इतने टाइम से ऑफलाइन पढ़ा है। मैं कहता हूँ बच्चों को कैलकुलेशन कर दो, मैं फटाक से भी कर देता हूँ ना, बहुत तेज। तो बाई चांस एरर हो जाए 10 में से एक बार, तो बच्चा बता देता है। क्लास में बच्चे बैठे होते हैं, बहुत सारे बढ़िया बच्चे भी होते हैं, वो खटाक से कैलकुलेशन बता देते हैं। तो मेरे को कैलकुलेशन स्लो करने में जोर आता है, कैलकुलेशन करने में जोर नहीं आता। मुझे कैलकुलेशन फास्ट करने की आदत है। और फास्ट में मैंने अपना देखा है, हर इंसान को अपनी वीकनेस पता होती है, कभी कभी एरर कर देता हूँ। तो वो एक ऑफलाइन का हमेशा फायदा मिला है। 8/5 और अंदर भी 5, तो 8 आ रहा है, इंटीजर आंसर आ रहा है, शानदार। तो इसका आंसर है इंटीजर 8। तो अगर वो कहते कि यहां हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, उसकी रीडिंग बताओ, उन्हीं के क्वेश्चन को बड़ा बना दिया। यहाँ उन्होंने यहाँ मीटर लगाया था, मैं यहाँ वोल्ट मीटर लगा रहा हूँ, उसकी रीडिंग। तो पहले वी निकालो, वी निकालो, फिर फेजर से सब्ट्रैक्ट करो। फेजर के बिना करोगे तो रायता फैला दोगे, मतलब और कोई तरीके और भी होते हैं, और भी तरीके सिखाता हूँ मैं, लेकिन ये फेजर से, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी होता है क्वेश्चन। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर से भी होता है, हाँ हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी होता है। लेकिन फेजर, मेरा मानना है कि आप उसी में थोड़ा सा आपकी ग्रिप है, तो मैंने उसी से बताया। ये वोल्ट मीटर, इसकी रीडिंग वीडिंग आ जाएगी। अमीटर, अमीटर की रीडिंग मेरे हिसाब से शायद आप निकाल लोगे, इन दोनों को जोड़ना बाकी है। मेरे हिसाब से तो थोड़ा आसान सा ही है ये, बाकी आप देख लेना। ये करंट आएगी, ये अमीटर की रीडिंग है नेट। ये पूछी नहीं थी इन्होंने, ठीक है। I1 और I2 के बीच मतलब फेज डिफरेंस पूछ ले, तो हमारा आंसर है, ये करंट है मेरी I1, नीचे बहने वाली करंट थी ना I2, और ये I1, इनके बीच में फेज डिफरेंस 5 है। सब कुछ बता सकते हो, सब कुछ बता सकते हो। क्लियर? तो मैंने जेई के 2 क्वेश्चंस को उठा के मिला के एक बना दिया बवाल। पैरेलल सर्किट पूछा था उन्होंने, और वीए माइनस वीबी अलग पूछा था। वीए वीबी दिए थे, मैंने पैरेलल सर्किट में वीए वीबी पहले निकलवाया, फिर इसको मिक्स कर दिया, तो 2 और 2 4 कर दिए। डन। समय मेरे हिसाब से काफ़ी हो चुका है, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं उठाऊंगा, उसमें भी 20-30 मिनट जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली बात है, पंगे बहुत सारे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी मैंने टाइम लिया है। इसीलिए मैं फटाक से एसी वाले सवाल पे आ गया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी आदत से मैं मजबूर हूँ। एक बार समझाने पे आता हूँ तो फिर पूरा समझाने की आदत है, कि एकदम जीरो से। और बच्चे का काउंटर मैं हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ। बच्चा बोले ये कैसे हुआ, सब चीज़ों का जवाब होना चाहिए मेरे पास भाई। तो अभी से यही अंत करते हैं, क्योंकि अगला सवाल भी आएगा, तो 20 मिनट तो आदत से मैं मजबूर हूँ, 20 मिनट 30 मिनट तो मैं खींच ही जाऊँगा, उसके आगे पीछे की सारी कहानी सुनाऊँगा। ठीक है, तो लगभग लगभग जितना अपना टाइम स्पेंड है, मैं अपने को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास बहुत सारा काम पहले से है। मैं भी समझता हूँ कि वीडियो की लेंथ को फिक्स रखने का रीज़न होता है कि यार बच्चा सिर्फ वीडियो ना देखे, क्योंकि एडवांस प्रैक्टिस का टेस्ट है, प्रैक्टिस का टेस्ट है, तो उसकी सेल्फ स्टडी के लिए भी उसको अच्छा खासा समय चाहिए होता है। मैं भी मानता हूँ, जब बोला जाता है कि हमें इतना ही में ही करना है, तो अब मान लीजिए मेरे को, मान लो वो कह देते 2 घंटे, तो 2 घंटे में भी मैं और फैला देता रहता। इस चैप्टर में तो मेरे पास बहुत कुछ है, सब हर चैप्टर में है बहुत कुछ, लेकिन वो ईयर लॉन्ग आपने पढ़ा होगा। मैंने कुछ पॉसिबल चीजें बताई जो आ सकती है, आएंगी, एडवांस को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, नो वन कैन प्रिडिक्ट। हमेशा कहता हूँ कि अगर जे एडवांस को कोई प्रिडिक्ट करने लग जाए भाई साहब, उस बंदे की फीस ही करोड़ों में होगी, और इंडिया में देने वाले लोगों की कोई कमी है नहीं। अरे कोई कमी नहीं है, लोग लोन दे के दे देंगे भैया। मीडियोकर फैमिली के आईआईटी बॉम्बे में बच्चे का एडमिशन करवा रहा हूँ, बच्चे को कुछ नहीं आता, लेकिन आप मुझे 1 करोड़ दे दो। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, लोग उच्च मध्यम वर्ग की तो लोन लेके दे देंगे कि अच्छा बच्चे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको पता है कि भाई बच्चे का नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, आईआईटी पहुंच रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, तो आईआईटी आईआईटी के नाम से ही एक टैग लग जाएगा। देखिए इंडिया में कमी थोड़ी है, बहुत है यार, कितनी लग्जरी गाड़ियाँ घूमती है।
ठीक है, तो पैसे देने वाले हैं। तो आईआईटी एडवांस प्रिडिक्टेबल नहीं है। क्लियर? और अब तो भैया नीट भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। नीट ने अपना लेवल साबित कर दिया इस बार। तो जेईई में अगले साल टफ आएगा, जे एडवांस भी इस बार मुझे लग रहा है अच्छा आएगा। तो अगर प्रिडिक्टेबल पेपर्स हो गए तो कंपटीशन एग्जाम का मतलब ही क्या? ठीक है, तो टाइम हो चुका है। फिर टाटा बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। क्लियर? क्वेश्चन लूंगा तो 20-25 मिनट चले जाएंगे बेटा। 10 मिनट का थोड़ा सा वो अगर खींचूं तो मैं फिर आधा बीच में रखूंगा, मेरे को मजा नहीं आएगा पूरी बात बताने में। तो 20-25 मिनट, हाफ एन आवर भी जा सकता है। मुझे अपने पे भी भरोसा नहीं कि मैं क्या क्या बताने लग जाऊंगा। तो मुझे पूरी बताने की आदत है, पूरा समझाने की आदत है। चलिए, तो टाटा बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं किसी भी क्वेश्चन से। आपको कोई टॉपिक नहीं आता, जे एडवांस में हमेशा आपका स्कोप होता है कि हाँ, अगर मान लो आपने कहा एसी मेरा बहुत अच्छा है, मैं इस पे बैट खेलने जा रहा हूँ, तो फिर आपको इस लेवल पे तैयार करना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि आ सकता है, आएगा मुझे नहीं पता, बहुत आसान क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं कुछ कह ही नहीं रहा। हाँ, इतना तक आ सकता है क्योंकि उन्होंने ये और ये पार्ट पूछे है, इसे बस मिलाया है तो मैंने, दोनों पार्ट्स को मिलाया है और कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, चलिए, तो टाटा बाय बाय।